कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपका लास्ट पेपर है गणित का। तो गणित का पेपर आपके बहुत ही शानदार होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, तो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनको इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 1 से लगा के आपकी प्रश्नावली 9 तक आपकी जो सिलेबस में आएगी, तो 9वीं प्रश्नावली आपके व्रत वाली है। तो 1 से लगाकर 9वीं तक आपकी जो प्रश्नावली है उसको अपन इसमें सोल्व करेंगे। और ये वीडियो कितना लंबा बनेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो तो फिर आपको जो स्पीड बढ़ा के इसको देख लेना है। मैं ये वीडियो आपके रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 2:42 पे इसको शुरू कर रहा हूँ। तो ये रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा इसमें आपके लगभग आप उठोगे तब तक तो आपको ये वीडियो सामने मिल जाएगा। तो कितने मिनट का बनेगा ये मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो वीडियो शुरू से अंत तक देख लेगा उसके आज जो पेपर जो बहुत ही शानदार होगा। और उसके 70 में से 65+ नंबर की गारंटी मेरी है। ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे देना, टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। और जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनको मेरी ओर से फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को अपन देख लेते हैं। पहली प्रश्नावली आपकी संख्या पद्धति है। इसमें आपके क्या क्या देखना है। एक तो इसमें आपको सबसे शुरुआत कर लेते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 गिनती बोलते हैं वो प्राकृत संख्या होती है। ये एक प्रकार का आपके रिविजन वीडियो केवल, ठीक है, रिवीजन वीडियो और आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो है। तो शुरू से अंत तक जरूर देख लेना और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो नेचुरल नंबर को अपन एन से लिखते, याद कर लेना, ठीक है। नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता है, एन से लिखा जाता है नेचुरल नंबर को। और जो काउंटिंग नंबर होते हैं अपन जो गिनते हैं उनको अपन नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर इसमें अगर जीरो भी आ जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, जीरो अगर इसमें शामिल कर दे तो उसको अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 आती है तो पूर्ण संख्या होती है। और माइनस और प्लस दोनों की संख्या आ जाए तो उसको अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखें, परिमेय संख्या आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ से बनती है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा ये, यहाँ से आपके प्रश्न बनेगा ये। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याओं का संग्रह होता है जिस संख्याओं को अपन Q से लिखते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को किससे लिखते हैं, Q से लिखा जाता है। और परिमेय संख्या को अपन अगर P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो किसी भी संख्या को अगर आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको अपन परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऊपर 0 हो सकता है, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 तो आपके परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं, याद कर लेना। इसके अलावा आपके और कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या जिसका अपन वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं अंडर रूट में। जैसे अंडर रूट 16 है तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो 4 को 4/1 लिख लेंगे। तो जिसका भी अंडर रूट के अंदर अपन वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है और अंडर रूट के अंदर है, तो वो आपके परिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी सभी आपके अपरिमेय संख्या कहलाएगी, चाहे वो अंडर रूट आपके 7 हो, अंडर रूट आपके 17 हो, अंडर रूट आपके 21 हो, या अंडर रूट चाहे 50 हो। जिनका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते वो सारी आपके अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर आपके प्रश्न बनता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। याद कर लेना, दो परिमेय संख्याएं उनके बीच में अनेकों परिमेय संख्या होती हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके। 3 और आपको 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, ज्ञात कितनी करनी, 6 करनी है। तो n = 6 है, तो अपन 6 में जोड़ेंगे 1। तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस 3 को गुणा करना है 7 से। तो 7 से कितना हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन 21/7। ये दो, एक तो 3 के बीच में और एक 4 के बीच में। और फिर इस 7 को गुणा करेंगे 4 से, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन 28/7। क्या 21/7 3 होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या 28/7 4 होता है, तो बिल्कुल होता है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको नंबर लिख लेना है। इनके बीच में बट्टे में तो 7 ही आएगा। ऊपर संख्या देखो 21 22 23 24 25 ऐसे 28 तक आपको सारी संख्या लिख लेनी। तो क्या क्या नंबर आएगा इसमें आपके, 22/7 आएगा, 23/7 आएगा, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये आपके टोटल संख्या हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके यहाँ से बनेगा। फिर आपके ये संख्या देख लो, 3/5 है और 4/5 है। मान लो संख्या आपके यहाँ पे सेम है नीचे तो, लेकिन ऊपर गैप नहीं है, तो 5 संख्या कैसे ज्ञात करें, तो क्या करना है, इनको तुम 10 से गुणा कर देना ऊपर नीचे। तो ये 3/5 है, 3/5, और इधर भी कितनी है आपकी 4/5 है। इसके अपन क्या करेंगे, उसको 10 से गुणा कर देंगे। 10 को 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 को 5 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 10 को 4 से 40 हो जाएगा, 10 को 5 से करें 50 हो जाएगा। तो नीचे तो 50 है, फिर आपको 30 से 40 के बीच में 4 संख्या और जो भी लिखनी हो जितनी वो
लिख सकते हो, चाहे वो आपके 31/50 हो, 32/50 हो, 33/50 हो, सारी संख्या इसमें 40 तक लिख सकते हैं। फिर आपके अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद कर लेना, परिमेय संख्या को तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को अपन जो लिखते हैं वो याद रखना S से लिखा जाता है। ये परिमेय संख्या को तो Q से लिखा जाता है और अपरिमेय संख्या को S से लिखा जाता है। दोनों को आपको याद कर लेना है। और जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या भी होती हैं। यानी कि परिमेय संख्याओं का भी कोई गिनती नहीं है, तो अपरिमेय संख्याओं की भी कोई गिनती नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसका एक और आपको चीज़ याद करनी है कि ये जो संख्या दे रखी है आपको परिमित और अपरिमित, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। परिमित और अपरिमित ये तो है ही आपके, इसके अलावा आपके परिमेय और अपरिमेय यानी कि आपके जो रेशनल नंबर है और आपका इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कौन सी संख्या बनेगी? ये वास्तविक संख्या बनती है, रियल नंबर बनता है। याद कर लेना, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर अपन इसमें भाग देके देखेंगे दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार अगर भाग देंगे और इसका लास्ट में उत्तर 0 आ जाएगा तो वो तो हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत, और 0 नहीं आएगा तो वो हो जाएगा अशांत। फिर आपके एक क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संख्या को आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो ये जो शांत होता है उसको अपन देख लेते हैं। दशमलव प्रसार आपके 3 तरह के होते हैं। एक तो ये वाला कि जिसका दशमलव प्रसार लास्ट में 0 आ जाए, जिसके लास्ट में 0 आता है वो तो हो जाएगा आपका शांत। ठीक है, वो तो हो जाएगा शांत। और जिसके लास्ट में 0 नहीं आए वो आपके अशांत हो जाएगा। तो ये वाले अशांत है और ये भी आपके अशांत है, इसके भी लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा, तो ये दोनों आपके अशांत है। लेकिन अशांत में भी इसके नंबर देखो बार बार 3-3 आ रहे हैं, तो 3-3 आ रहे हैं, इसको अपन बार बार आने के कारण ये आपकी आवर्ती हो रही है, तो इसको अपन अशांत आवर्ती कहेंगे। और ये कोई बार बार इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको अपन अशांत अनावर्ती कहेंगे या अनवसानी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनवसानी। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला है ये, तो अनवसानी लिखेंगे इसको या फिर अनावर्ती लिख लेंगे, इसको अपन अनावर्ती लिख लेते हैं। तो ये जो अशांत आपकी आवर्ती होती है, जो आपके ऊपर बार लगाया हुआ होता है, जैसे 0.3333 लिखा हुआ है तो इसको अपन 0.3 लगा के एक बार लगा सकते हैं। तो बार वाली को अपन वापस P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये आपके दशमलव प्रसार शांत है तो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। आपके दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है तो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन दशमलव प्रसार अगर आपके अशांत है और अनावर्ती है तो वो फिर आपके परिमेय नहीं होगी, वो आपके अपरिमेय संख्या होगी। याद कर लेना, ये अपरिमेय संख्या रहेगी। तो ये जो संख्या आपकी ये अशांत आवर्ती वाली है, ठीक है, ये बार बार आवर्ती हो रही है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है 6 की, तो अपन क्या करेंगे? इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आवर्ती वाले को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको अपन x के बराबर मान लेंगे कि x बराबर कितना है? 0.6 के ऊपर बार है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.666 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ये बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसको अपन यहाँ पे 1 दे देंगे। फिर इसको समीकरण 10 से ये एक को अपन ये बार एक अंक के ऊपर है तो अपन इसको 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक के ऊपर हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 को अपन 10 से गुणा करेंगे, 10 इंटू समीकरण 1 करेंगे। 10 इंटू समीकरण 1 कितना हो जाएगा? ये 10 को 1 से तो 10x हो जाएगा, और 0.66 को गुणा करेंगे 10 से तो ये कितना हो जाएगा आपके? 10x बराबर ये 6.6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करना है आपको? समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 को घटा लेना है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे तो ये देखो इधर तो 10 है और इधर आपके x है, तो ये 10x और माइनस में 1x ये घटाएंगे। इधर क्या घटाएंगे? तो इधर घटाएंगे अपन 6.6 में से 0.6 घटा लेंगे। ठीक है, ये आपको घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा? 9x बचेगा, और इधर कितना बचेगा आपके? 6 बचेगा। तो x बराबर कितना आएगा आपके? 6/9। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके? 6 का और 9 में किसका भाग जाएगा? तो 3 का भाग चला जाएगा 6 में 2 बार, 9 में चला जाएगा 3 बार। तो x का मान कितना आएगा आपके? 2/3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको आपको याद कर लेना है। फिर आपके ये अंडर रूट वाली संख्या है तो अंडर रूट को आपको अच्छे से याद कर लेना। अंडर रूट वाली कोई भी संख्या जैसे 2 अंडर रूट आपके 2 अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाएगी, तो ये कितना होगा आपके? अंडर रूट 2 3 6 हो जाएगा ऐसे। और ये भाग में तो इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। और ये स्क्वायर हो तो ये भी इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है, a + b या -b। तो एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है तो इसको अपन a² - b² लिख सकते हैं। ठीक है, a² - b² लिख सकेंगे। इसके अलावा अंडर रूट के ऊपर आपके स्क्वायर लगा हुआ है तो वो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है और अंदर की संख्या बच जाती है। ये आपको विशेष तौर पे याद कर लेना है। फिर आपके व्यंजक को ये वाले को व्यंजक को सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 3 + अंडर रूट 3 है और 3 - अंडर रूट 3 है। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? a²
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है इसमें, ए का मान 3 है तो ए 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान कितना है, √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो आपके 6 बच जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपको निकाल लेना है। फिर आपके ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मान √5 है तो √5 का स्क्वायर करेंगे और आपके 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए का मान √5, बी का मान √2 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो अंडर रूट 5 का जो स्क्वायर है वो केवल 5 आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये 5 आएगा। फिर ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो √5 और √2 गुणा होंगे तो आपके √10 हो जाएंगे। तो इनका योग, इनका मान कितना आएगा, √10 आएगा और इसके गुणा में 2 वैसे ही रहेंगे। और ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। तो ये 5 और 2 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे और 7 प्लस 2 √10 हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, इनको अगर जोड़ करेंगे तो आपकी अपरिमेय संख्या ही आती है। तो ये वाली जो उत्तर है आपके कौन सा है, अपरिमेय संख्या, याद कर लेना। फिर आएगा आपके हर का परिमेयकरण करना। तो हर का परिमेयकरण क्यों किया जाता है, तो हर का परिमेयकरण जो किया जाता है वो हर में परिमेय संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि बट्टे वाली संख्या को जो रूट में होती है उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो आपके प्रश्न बनेगा ये 1/√2 का आपको हर का परिमेयकरण करना है, तो इस अंडर रूट 2 का आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √2 और बट्टे में आएगा √2 इंटू √2 बराबर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हुआ कि 1/2 प्लस √3 का परिमेयकरण करना है। तो इस 1 आपके जो 2 प्लस √3 है इसका उल्टा यानी कि आपके 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, इनका ऊपर नीचे गुणा कर दिया ये, तो ऊपर नीचे गुणा करने पर ये कितना आएगा, ये 1 से गुणा होकर ये वही नंबर आ जाएगा। नीचे एक फॉर्मूला बनेगा हमेशा ही, यहाँ पे a प्लस बी का और a माइनस बी का, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ए का मान कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपके 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और बट्टे में 1 का कोई मतलब होता नहीं, तो 2 माइनस √3 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये वाले सवाल भी करने और ये वाला आपके इंपॉर्टेंट है दोनों, तो दोनों आप इसको अच्छे से कर लेना। सेम जैसे वो करवाएं वैसे वैसे √7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर तो √7 हो जाएगा और नीचे केवल 7 आ जाएगा। ये वाला देखो इसमें भी सेम ही, ये माइनस का तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर 1 से गुणा होकर वही नंबर आएगा और नीचे ये एक फॉर्मूला बन जाएगा हमेशा ही, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान √7 है तो ये केवल 7 ही बचेगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 6 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का भाग देंगे तो वही नंबर आएगा। तो अपना आंसर ये √7 प्लस √6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको यही होगा। फिर आपकी इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। और फिर आपके घातांक नियम वाला देख लेना, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, ठीक है, और भाग में घातें घट जाती हैं। घात की घात गुणा होती है और आधार अगर अलग अलग और घातें एक हैं तो एक ही घात के नीचे दोनों आधार को लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है और किसी की संख्या की घात 1 के बटे में तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चले जाएगी, ठीक है, और अगर किसी की घात माइनस में ऊपर तो उसको 1 के बटे में लिखने पर वो प्लस की हो जाएगी। तो ये आपको दोनों याद कर लेना है। फिर आपका जैसे ये 17 की घात 2, ये है आपके 17 की घात 2 और 17 की घात 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 5 है 17 की, तो ये आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएगी तो 5 और माइनस के 5 और प्लस के 2 माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 3 इसका आंसर, 17 की घात माइनस के 3 ये बचेंगे। फिर आपको ये वाला भी इसी प्रकार से हल करना है, ये घात की घात गुणा हो जाएगी, आधार समान होने पे घातें इसमें आपके घट जाएगी भाग में और गुणा में जुड़ जाएगी। फिर आपके ये वाला है इंपॉर्टेंट कि आधार समान होने पे घातें को जोड़ देना है, तो 2/3 और 1/5 को यहाँ पे जोड़ कर लेनी, 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेना, 15 आ जाएगा। फिर 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके 13/15 हो जाएगा। तो 2 की घात 13/15, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वाला है कि 1/3 की घात 3 उसकी घात 7 है, तो ये 7 जो घात है वो दोनों के ऊपर लगेगी, तो 1 की घात 7 एक ही रहेगी और घात की घात गुणा हो जाएगी। तो 3 की घात 7 है तो 3 की घात 3 और उसकी घात 7, तो 3 और 7 तो 21 हो जाएगा, तो ये आपके 21 आ जाएगी और ये ऊपर ले जाएंगे जब माइनस में चला जाएगा, क्योंकि बट्टे में है और उसको ऊपर ले जाते हैं वो घात माइनस में चली जाती हैं। आधार समान होने पे ये घातें घट जाएगी, तो 1/2 में से 1/4 को घटाएंगे तो 1/4 बचेगा, तो 11 की घात 1/4 आएगा। घात की घात आपकी गुणा होते याद कर लेना, आधार अलग अलग है और घातें सेम है तो उसको एक ही आधार के नीचे लिख के, एक ही घात के नीचे लिख के अलग अलग आधार को गुणा करके लिखा जा सकता है। तो घात एक ही हो जाएगी और आधार अलग अलग है तो गुणा कर देंगे, 7 56 की घात 1/2 और 1/2 का मतलब आपके 56 का अंडर रूट करना है। इस प्रकार से आपके प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं।
तो पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में ये आएगा कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है। तो एक परिमेय संख्या को जोड़ें या अपरिमेय संख्या को जोड़ें, उत्तर हमेशा अपरिमेय ही आता है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं को क्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या साथ आएगी तो उसको अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। ये जो PDF है वो आपको ऐप में आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ में बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं 49 रुपये में। आज आपके लिए ये रहेगा। फिर ये आपके वार्षिक परीक्षा की मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा 100 नंबर की, और जो बच्चे जुड़ेंगे उनको नुकसान कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। तो आप ज़रूर जुड़ जाएँ बच्चे, जिनको जुड़ना है वो आज जुड़ जाए। फिर उसके बाद में फिर इसको रेट इसकी 99 हो जाएगी, 999 हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आपकी अनंत परिमेय संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। प्रत्येक वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर एक होती है तो अद्वितीय बिंदु होता है, अद्वितीय बिंदु होता है। फिर आपके अपरिमेय दशमलव प्रसार संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है। अशांत जो संख्या दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती, वो आपके अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपको याद कर लेना है, अपरिमेय संख्याओं का अशांत अनावर्ती होता है। फिर आपके ये गुणा हो जाएगा घात की घात। तो 100 की घात है आपके 1/2 और उसकी घात है 2, तो 2 से 2 कटेगा, उत्तर आएगा इसका केवल 100। इसी प्रकार से आपको बताने कि एस आपको अपरिमेय संख्या को कहते हैं, जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो गलत है। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है। तो आपके शांत होता है या फिर आपके अशांत आवर्ती होता है। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। और फिर आपको उसमें इनके मिलान कर लेना, ये वाला ये मिलान करना। 125 की घात माइनस का 1/3 है। तो 125 की घात अगर माइनस का 1/3 है तो 125 की अपन क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 लिख लेंगे, और उसकी घात है आपके माइनस का 1/3। 3 से 3 कट जाएगा और 5 की घात माइनस 1 बचेगा। 5 की घात माइनस 1 का मतलब 1/5 आएगा। तो इसको मिलान कर लेंगे यहाँ पे 1/5 से। और फिर आपके ये a+b और a-b, तो a² - b², रूट a का स्क्वायर करेंगे तो आपके कितना आएगा, a आएगा, माइनस रूट b का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके b आ जाएगा। तो a - b इसका आंसर आएगा। तो a - b आपके द में दे रखा है। फिर आपके रूट 12/3 है। तो रूट 12/3 आपके भाग दे दो, रूट 4 आ जाएगा। ये 3 का भाग 12 में 4 बार आ जाएगा। तो 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। तो इसको मिलान कर लेंगे 2 के साथ में। आधार समानुपात पे घातें जुड़ जाती है तो a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m + n हो जाएगा। और घात की घात क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो a की घात m है और इसको अगर 1/n से गुणा करेंगे तो a की घात m/n हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपको इनको मिलान इसको हल करना है, तो ये आपको अपने अनुसार हल करना है। ये बहुत बड़े क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे तो इसको अपन बाद में, और अगर आप सोल्व करना चाहो तो ये वाला सोल्व कर लेना है। एक तो रूट 7 और रूट 6 वाला, और एक आप इसको 1 + 1/2 + रूट 7 वाला, ये आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, और एक आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके 27 वाला, तो उसको अपन जैसे 10 से गुणा करते हैं उससे इसी प्रकार से आपको उसको 100 से गुणा कर देना है। फिर आपकी अगली प्रश्नावली आ जाएगी, प्रश्नावली नंबर, ये पूरी देखो सभी का आंसर दे रखे पीछे। ठीक है, सभी कॉलम आप जो PDF के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री, टेस्ट सीरीज में फ्री है ये, तो आप ज़रूर जुड़ें ऐप के साथ टेस्ट सीरीज में। और जो बच्चे टॉप 5 में आएंगे उन बच्चों को फिर जो आपके फ्री दे देंगे टेस्ट सीरीज, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो आपका जो नंबर टॉप 5 में आता है तो आपको फीस आपकी जो वापस से रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, आपको वापस अपना पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर आपके आता है दूसरी प्रश्नावली बहुपद वाली। तो बहुपद में क्या होता है, बहुपद में आपके चर होता है और अचर होता है। तो ये इसकी घात पूछे तो कि कितना घात होता है, तो बहुपद की घात बतानी सबसे पहले तो आपको। तो चर की जो ज़्यादा से ज़्यादा घात होती है उसको अपन बहुपद की घात कहते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी 5 है, तो इसकी बहुपद की घात 5 हो जाएगी। ठीक है, इसमें घात कितनी 8 है, तो इसके बहुपद की घात 8 हो जाएगी। फिर आपके शून्य ज्ञात करना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो उसमें आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको कुछ बीजगणितीय आपकी जो सर्व समीकरण को अच्छे से याद कर लेनी। a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² या a - b का होल स्क्वायर। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेनी, ये तीन ही आपके ज़्यादातर काम आएगी। फिर आपके काम आएगी आपके ये x + y + z का होल स्क्वायर। तो x² y² z² 2xy 2yz 2zx हो जाएगा। और एक आपके ये क्यूब वाली, ठीक है, ये वाली, ये तीनों ही आपको अच्छे से याद कर लेनी। तो यही आपके अधिकतर प्रश्न आगे काम आने वाला है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके कि इसको आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए इसको अपन a/b a² - b² के रूप में लिख लेते हैं। तो जैसे ये 25 और 4 है, तो 25 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 लिखते हैं और 4 को 2 लिख सकते हैं। और x² तो इसको x लेके इसका होल स्क्वायर कर देंगे।
माइनस ये y बटा 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y बटा 3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में लिखेंगे a प्लस बी और एक बार लिखेंगे माइनस में a माइनस बी। तो मान क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आएगा आपके 5x बटे 2 और माइनस में आपका प्लस में y बटे 3, एक तो ये आएगा और दूसरा क्या आएगा आपके माइनस में आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से दोनों आंसर आपको निकाल लेना है। याद रखना आपके कि एक पद वाले को एक पदी कहते हैं, दो पद वाले को द्विपदी कहते हैं, तीन पद वाले को त्रिपदी कहते हैं, और जिसकी घात 1 होती है उसको अपन रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसको अपन द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 3 होती है उसको अपन त्रिघात बहुपद कहते हैं। यदि कोई संख्या है जो a px बिंदु का एक शून्यक है तो ये p यानी कि वो संख्या उस बहुपद में रखने पर इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है, याद कर लेना, रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, याद कर लेना, घात एक तो शून्यक भी एक ही आएगा। और एक शून्येतर अचर जो बहुपद होता है उसका कोई शून्यक नहीं होता है, जो बिना एक्स वाई वाली संख्या है 0 के अलावा, तो उन सभी का जो संख्याओं का कोई जो शून्यक नहीं होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है, जो शून्य बहुपद होती है, ठीक है, शून्य बहुपद उसका एक शून्यक होता है। फिर आपके ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें आपको घात देखनी है, ठीक है, इसमें घात कितनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी आपके 5 है, इसमें कितनी घात है, इसमें 5 है, तो 5 तो लेकिन 0 है तो आपके गुणा में, तो इस 0 तो मतलब रहेगा नहीं, तो इसका उत्तर आपके 4 आएगा, तो 4 इसकी घात रहेगी। फिर आपके अगला प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन, बहुपद के आपके जो शून्य ज्ञात करना है तो उसको 0 के बराबर लिखेंगे, 2x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, तो 2x बराबर कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5 बटे 2 आ जाएगा, तो माइनस के 5 बटे 2 आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये वाला, इसको आपको हल करना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे, तो ये आएगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ करेंगे और एक बार इनको घटाएंगे, एक बार क्या करेंगे इनको घटाएंगे, तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 249 प्लस 248 इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इनको घटा लेंगे, तो घटाने पर तो आपके एक ही आएगा, तो ये इनको जोड़ करेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 और 9 17 के साथ हासिल का 1 और 4 4 8 और 1 9 और 2 2 4, तो 497 इसका उत्तर आएगा, 497 आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला इंपॉर्टेंट बनेगा, 9वां क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपके a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब तीनों का जो योग है वो किसके बराबर आएगा, वो 3abc के बराबर आता है। समीकरण में बहुपद का मान ज्ञात करना है, बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 2 पे, तो जहाँ x है वहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 5 इंटू आपके 2 करेंगे, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 3 करेंगे, फिर इसका मान ज्ञात करेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 प्लस के इसमें जोड़ देंगे, तो 13 16 और 3 13 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 माइनस 16 बराबर माइनस का 3 आंसर आएगा, माइनस का 3 ब ऑप्शन में दे रखा है आपके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अशून्य अचरपद की जो घात होती है वो हमेशा, अशून्य अचरपद की जो घात होती है वो हमेशा, तो घात जो है उसमें आपके शून्य हो जाएगी, यानी कि 0 को छोड़ के बाकी सभी की घात हमेशा में 0 ही होती है। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, रैखिक बहुपद में घात 1 होती है। इसमें आपको गुणांक बताना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स के गुणांक में क्या है, एक्स के गुणांक में आपका माइनस का 1 है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसका गुणनखंड आपको इसमें देख लेना है, ये बहुपद 5 एक पदी, तो ये बिल्कुल सही बात है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है तो ये आपके असत्य हैं, शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, उसका एक शून्यक होता है, उसकी घात शून्य नहीं होती है। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, तो अशून्य जो अचर बहुपद होता है उसकी घात तो परिभाषित है, लेकिन शून्य बहुपद की जो घात होती है उसकी घात परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट आपकी एक द्विघात बहुपद है, इसकी घात कितनी 4, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। ये एक रैखिक बहुपद है, हाँ ये एक रैखिक बहुपद, इसमें x की घात 1 है तो उसको अपन रैखिक बहुपद कहेंगे। फिर आपको मिलान कर लेना है सूत्र से इसको, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ये आपके x प्लस वाई है, तो ये आपके हो जाएगा x प्लस वाई के साथ में, ये x माइनस वाई तो x माइनस वाई के साथ में। फिर आपको इसका शून्य ज्ञात करना तो बराबर में 0 लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, शून्य क्या आएगा x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस के 1 से इसको मिलान करेंगे। x की घात 4 है, ज़्यादा से ज़्यादा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 5x प्लस 2 का शून्य क्या होगा 5x और प्लस 2 का शून्य बराबर में 0 लिखो, तो 5x बराबर कितना आएगा माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2/5, तो माइनस का 2/5 इसका आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, उसको अपन रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है।
फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके क्वेश्चन नंबर, इसका जो 12वां क्वेश्चन है वो वाला आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। इसमें आपको गुणनफल ज्ञात करना है इन दोनों का। तो ये तो आपके a माइनस बी है और ये वाला आपके a प्लस बी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपको 95 और 105 का गुणा करना है। 95 और 105 को क्या लिखेंगे, आपके 100 माइनस 5 और 100 प्लस 5 लिख लेंगे। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 10,000 में से 25 घटाएंगे तो 9,975 बचेंगे। तो ये इसका आंसर आपको ऐसे निकालना है। फिर आपको ये 102 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो 102 को लिखेंगे अपन यहाँ पे 100 की घात 100 प्लस 2 के रूप में। यह आ जाएगा आपका 100 प्लस 2 की घात कितनी 3। तो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका जो फॉर्मूला आपको लगाएं a प्लस बी का होल क्यूब आपको लगा के इसका आंसर निकालना है। फिर आपकी निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 12 नंबर की प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली भी आपके 12 नंबर की थी। तीसरी और दूसरी दोनों 12-12 नंबर की प्रश्नावली, इन दोनों को अच्छे से आपको तैयार कर लेनी है। तो कार्तीय तल में दो रेखाएं एक्स डैश और वाई डैश को एक दूसरे को लंबवत होती हैं और इसको निर्देशांक अक्ष कहते हैं एक तो, और एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा होती है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु से एक्स की तरफ मापा गया दूरी धनात्मक होती है और एक्स डैश की तरफ दूरी ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से ऊपर जो वाई तो होता है उसके ऊपर धनात्मक होती है और वाई डैश जो होता है वो आपके ऋणात्मक होता है। एक्स अक्ष पर वाई का जो मापी गई दूरी होती है उसको भुज कहते हैं, एक्स का जो मान होता है उसको भुज कहते हैं और वाई का मान होता है उसको कोटि कहा जाता है। और ये दोनों अक्ष दोनों जो तल है उसको 4 भागों में बांटती है और इन चारों भागों को चतुर्थांश क्वाड्रेंट कहा जाता है। इस प्रकार से किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो एक्स को वाई के रूप में लिखते हैं। इसको अपन ऐसे चतुर्थांश लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये आड़ी लाइन एक्स अक्ष से खड़ी लाइन, वाई अक्ष से ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आड़ी वाली क्षैतिज रेखा है। इसमें आपको याद करना है पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में आपके एक्स माइनस होता है और वाई प्लस का होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में एक्स प्लस वाई माइनस होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो आपके ये वाला ऐसे इंपॉर्टेंट आपके ये वाला आकृति, ठीक है। इसमें आपको बी के निर्देशांक बताने, तो बी का निर्देशांक बताना, तो बी कहाँ पे आपके बी रहा बिंदु आपके ये रहा। तो ये बिंदु आपके बी कहाँ पे माइनस के 5 है एक्स का, तो और वाई का कितना 2 है, तो ये बी का हो जाएगा आपके माइनस के 5 और वाई का 2 हो जाएगा। सी कहाँ पे, तो सी रहा आपके ये वाला, एक्स का मान आपके 5 है और वाई का मान माइनस के 5 है। तो पहले एक्स का लिखेंगे 5 और वाई का माइनस के 5। 100% क्वेश्चन छपेगा ये वाला, यही प्रश्न आपके, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इसको बिंदु माइनस के 3 और माइनस के 5, माइनस के 3 एक्स का मान माइनस का 3 है, एक्स का मान माइनस के 3, वाई का मान माइनस के 5, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पे मिल रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और 2 माइनस के 4, एक्स का मान 2 है और वाई का मान माइनस के 4 है, एक्स का मान 2, वाई का मान माइनस का 4, ये जी पे मिल रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। डी का भुज, तो डी कहाँ पे, ये रहा डी। डी के निर्देशांक क्या होंगे 6, ये तो 6 पे मिल रहा है एक्स, वाई 2 पे मिल रहा है तो 6,2। भुज क्या होता है, एक्स के मान को भुज के, तो एक्स कितना है 6 है। और कोटि देखनी एच की, ये रहा एच, और एच आपके एक्स माइनस के 5 और वाई माइनस के 3 है, तो ये माइनस के 5 और माइनस का 3, तो इसमें आपकी कोटि क्या हो जाएगी, वाई का मान कोटि होगा, तो इसमें आपके माइनस का 3 कोटि हो जाएगी। बिंदु की दूरी पूछे आपसे, तो दूरी आपको क्या करनी है, दूरी आपको जो याद करनी है, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान लिखना है और वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स का मान लिखना है। फिर आपके बिंदु एल के निर्देशांक देखने, तो एल कहाँ पे, ये वाई एक्स पे है, तो वाई एक्स पे एक्स का मान 0, तो 0, आपके 3 हो जाएगा, तो ये 0,3 रहेगा। तो जो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए उन सभी का उत्तर आपको यहाँ पे बता दिया गया। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में ऐसे आपको शेयर कर देना है। फिर आपको वापस रिवाइज करवा देते हैं। जो किसी तल में जो बिंदु की स्थिति को निर्धारण करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं होती हैं, जिसको अपन एक क्षैतिज रेखा कहते हैं, दूसरे को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ये तल को कार्तीय निर्देशांक या फिर निर्देशांक तल के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको एक्स वाई तल भी कहा जाता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का जो कहते हैं अपन उसको निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये निर्देशांक अक्ष जो है उसको 4 भागों में बांटेगा और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहेंगे। दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। वाई अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को अपन एक्स निर्देशांक कहते हैं, इसको अब्सिसा भुज कहा जाता है। या एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं, इसको अपन ऑर्डिनेट कोटि कहते हैं। अगर किसी बिंदु का भुज एक्स और कोटि वाई है तो उसको अपन एक्स, वाई के रूप में लिखते हैं, इसको अपन बिंदु के निर्देशांक कहते हैं।
आइए इसको अपन समझ लेते हैं। कौन सा बिंदु वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे होगा, उसमें आपके एक्स का मान 0 होगा, तो एक्स का मान 0 आपके पहले में दे रखा है। यह बिंदु किस चतुर्थांश में, तो आपकी ये लाइन बना लेनी, दोनों प्लस के पहले में, दूसरे में एक्स माइनस वाई प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के, चौथे में एक्स प्लस वाई माइनस का। तो ये एक्स प्लस वाई माइनस किस में आएगा, चौथे में आएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे अपन, चतुर्थ कर देंगे। ये 0,4, ये एक्स का मान 0 तो ये कौन से एक्स पे होगा, ये वाई एक्स पे होगा। और अगर ये वाई का मान 0 होता तो वो एक्स एक्स पे होता, जैसे ये 4,0 होता तो ये एक्स एक्स पे होता। आपको मूल बिंदु के निर्देशांक कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपके माइनस के 3,2, एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में, तो एक्स माइनस वाई प्लस दूसरे में आएगा, तो ये आपके द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। एक्स का मान आपके माइनस में, वाई का मान 0, तो ये आपके एक्स अक्ष पे रहेगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष पे रहेगा और वो भी नेगेटिव साइड में, इस वाली साइड में। फिर आपके कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, जिसमें देख लो वाई का मान 0 आ रहा है, ये तो आपके होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो उत्तर आपके दूसरा हो जाएगा 2,0। ये कौन से चतुर्थांश में होगा, कमेंट करके बताना। देखिए 4,1 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, और ये 2,2 ये भी आपके कौन से चतुर्थांश में स्थित है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मूल बिंदु के आपके निर्देशांक लिखने तो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, और 3,5 का आपका भुज लिखना है तो आपके x के मान को भुज कहते हैं, तो 3 हो जाएगा। इसमें आपको कोटि लिखनी है तो y के मान को कोटि कहते हैं, माइनस का 6 हो जाएगा। निर्देश अक्ष जो है वो तल को कितने भागों में बांट देता है, तो उसको 4 भागों में बांट देता है, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट। माइनस के 3 माइनस के 4 कौन से चतुर्थांश में है, तो आपके तृतीय में होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। दोनों प्लस के तो आपके प्रथम में हो जाएगा। एक्स माइनस वाई प्लस है तो आपका द्वितीय होगा। ठीक है, और x का मान 0 है तो आपके y अक्ष में होगा, और आपके y का मान 0 तो आपके x अक्ष पे होगा। ठीक है, दोनों आपको अच्छे याद कर लेना, x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। फिर इसके बाद में जोड़ी को मिलान करना है, तो ये 2,1 कहाँ पे स्थित होगा, तो 2,1 आपके पहले में होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। 3,5 में कोटि किया तो y के मान को कोटि कहते हैं, 5 हो जाएगा। माइनस के 2,4 ये आपके x माइनस में, y प्लस में, तो ये आपके दूसरे में जाएगा। फिर आपके x का मान तो इसमें आपके दे रखा है, लेकिन y का मान 0, ये कौन से अक्ष पे होगा, ये x अक्ष पे होगा। सत्य असत्य बताना है, तो मूल बिंदु की भुज और कोटि दोनों सत्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मूल बिंदु की भुज और कोटि दोनों का मान 0 होता है। आपको कोई पूछे कि x अक्ष पर भुज कितना होता है, तो x अक्ष पे भुज होता है, लेकिन कोटि का मान 0 होता है। x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है, और y अक्ष पे भुज का मान 0 होता है। y अक्ष पे भुज का मान 0 होता है। y अक्ष पर भुज कभी भी शून्य नहीं होता है, तो गलत है। तो y अक्ष पे जो भुज है वो 0 होता है, आपकी ये गलत हो जाएगा, दूसरा आपके गलत है। x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती थी, बिल्कुल सही बात है, x अक्ष वाले की कोटि हमेशा शून्य होती है। ये बिंदु 2,3 प्रथम चतुर्थांश में होंगे, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों प्लस के तो प्रथम में ही होंगे, ये भी आपके सत्य है। माइनस का 1,2 ये आपके y अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो x में x का मान तो माइनस का 1 है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। फिर आपके अगला बिंदु सवाल है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखने हैं। तो क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, एक्स अक्ष हो जाएगी, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहेंगे, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का नाम आपको लिख लेना है। बिंदु 3,-2 ये एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो चौथे में होगा ये, तो ये आपके आएगा चतुर्थ में। दोनों आपके प्लस के, और ये एक्स अक्ष से दूरी पूछिए, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान लिखना है, तो y का मान आपके 5 है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 5 इकाई हो जाएगी। एक और बात याद रखनी, अगर दूरी माइनस में है तो आपको यहाँ पे प्लस में बना के लिख लेनी। जैसे ये बिंदु आपके 4,-7 है, इसकी अगर आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपके उत्तर आपको प्लस के साथ लिखना है, न कि माइनस के साथ। हाँ, कोटि जरूर माइनस का 7 है, इसमें कोटि माइनस का 7 है, लेकिन इसकी जो वाई एक्स अक्ष से दूरी वो आपके प्लस का 7 होगी, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। आपने कभी नहीं देखा बोर्ड पे लिखा हुआ यहाँ पे जो जयपुर है, वो जयपुर यहाँ से माइनस के 700 किलोमीटर है, या माइनस के 120 किलोमीटर, ऐसा लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दूरी हमेशा प्लस में होती है, याद रखें। x का मान 0 है तो आपके y अक्ष पे होगा, और y का मान 0 है तो आपके x अक्ष पे होगा। तो इसमें x का मान 0 वो y अक्ष पे, और y का मान 0 वो आपके x अक्ष पे आएगा। फिर आपके इन बिंदुओं को दर्शाना है, तो ये आपको बिंदु लगा लेंगे कि इन बिंदुओं को बताइए। तो d के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 6 और y का मान 2, तो 6,2 हो जाएगा। g के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये रहा आपका c बनाते पहले, c आपके प्लस के 5 और माइनस के 5, तो ये आपके प्लस का 5 है और माइनस के 5। और e कहाँ पे, तो ये आपके x का तो माइनस के 4 और y का माइनस के 5, तो e आ जाएगा आपके माइनस के 4 और माइनस के 5। h जो है आपके ये रहा माइनस के 5 और माइनस के 3। b जो आपके यहाँ रहा ये x का मान माइनस के 5 और y का मान प्लस के 2। m का मान जो है वो m में क्या आएगा, x का मान तो इसमें आपके माइनस का 3 है और y का मान 0 है। इसमें y का मान 0, इसका मतलब कौन से अक्ष पे हो, x अक्ष पे है। l जो आपके y अक्ष पे, तो इसमें आपके x का मान 0 आएगा, तो 0, आपके 3 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे आपको सवालों को हल कर लेना है।
100% ये आपके क्वेश्चन छपेगा ये वाला, और एक ये वाला प्रश्न छपेगा कि ये कौन सा बिंदु के चतुर्थांश में स्थित है। दोनों प्लस के तो आपके प्रथम में चले जाएंगे, दोनों प्लस प्रथम में चले जाएंगे, और x माइनस वाई प्लस है, x माइनस वाई प्लस है तो ये आपका दूसरे में होगा। x प्लस वाई माइनस ये आपका चौथे में होगा, ये आपके किस में होगा, चौथे में होगा। दोनों x माइनस वाई प्लस, तो x प्लस वाई माइनस कहाँ पे होता है, x माइनस वाई प्लस दूसरे में होता है, ये आपका सेकंड में होगा। ये x का मान 0 है तो ये कौन से x पे होगा, ये y x पे होगा। y का मान 0 ये कौन से x पे होगा, x x पे होगा। x का मान y का मान 0 ये कौन से x पे होगा, x x पे होगा। तो लास्ट आपकी इस प्रकार से ये बता देना कि कौन सा बिंदु कौन से अक्ष पे या फिर चतुर्थांश में स्थित है। फिर आपको इनमें ये बिंदु लगाने, इन बिंदु को अच्छी प्रकार से आपको लगा लेना है। ठीक है, ये वो कोई बिंदु जो हमने ऊपर चर्चा कर लिए। x माइनस वाई प्लस है तो कौन से में होगा, ये देखो x माइनस वाई प्लस दूसरे में होता है, और दोनों में प्लस आ गए तो आपके पहले में हो जाएंगे, दोनों माइनस है तो आपके तीसरे में होंगे। x माइनस प्लस और y माइनस ये आपके चौथे में होते हैं, तो ये दोनों आपके याद कर लेना। x माइनस वाई प्लस पहले दूसरे में चला जाएगा, x प्लस वाई माइनस ये आपके चौथे में होगा। x माइनस वाई का मान 0 तो ये आपके x अक्ष पे होगा, और x और y दोनों आपके प्लस के तो आपके प्रथम में होंगे, ये दोनों माइनस के तो आपके तीसरे में होंगे। तो इस प्रकार से इसका आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपके 12 में से 12 नंबर इस प्रश्नावली के आने चाहिए। फिर इन बिंदु को निर्धारित करना है कि दोनों प्लस के तो आपके पहले में, x माइनस वाई प्लस तो ये आपके दूसरे में, x प्लस वाई माइनस तो चौथे में, दोनों माइनस तो तीसरे में, दोनों प्लस पहले में, x प्लस वाई माइनस चौथे में, दोनों प्लस पहले में। इस प्रकार से आपको हर प्रश्न का उत्तर देख लेना है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको आंसर भी दे रखा पीछे, तो आप इसको आंसर की भी मिलान कर सकते हैं। ये आपको ऐप पर, ये पूरी PDF आपको ऐप के ऊपर बिल्कुल आपको जो टेस्ट सीरीज़ के साथ में फ्री है। और इस गणित के अलावा भी आपको, गणित के अलावा आपको विज्ञान की मिलेगी इस प्रकार की किताब, इसके अलावा आपको सामाजिक विज्ञान की मिलेगी, और हिंदी की, बाकी सभी विषय की PDF आपको इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट की मिलेगी। मेरा मकसद एक है कि आपके जो नंबर है वार्षिक परीक्षा में वो 100 में से 100 नंबर आए। उसके लिए आपको ये वाला कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, इन किताबों को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगला पार्ट आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा, एक तो दो चर होंगे और एक समीकरण वो रैखिक होगा। इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात 1 होगी। घात कितनी होगी, 1 होगी। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो ये आपको याद करना, अनेक हल होते हैं। आपके क्वेश्चन पूछे ये वाला कि इसमें कितने चर है, तो इसमें एक ही चर है, याद करना एक ही चर है। एक संख्या का 2 गुना 80 है, तो इसको चर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो संख्या को मान लेंगे y और y को डबल करेंगे तो आपके 80 लिख लेंगे ये वाला। दो संख्याओं का योग आपके 117 है, इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो एक संख्या को अपन x मान लेंगे, दूसरी को y मान लेंगे, दोनों को जोड़ करेंगे तो 117 आ जाएगा। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये वाला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% परीक्षा में छपेगा ये वाला। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 रुपये अधिक है तो निरूपित करना है। 2 रुपये अधिक होगा तो उसको अपन प्लस कर देंगे, और 2 गुना होगा तो 2 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 रुपये अधिक है तो फिर इसको अपन 2 से जोड़ कर लेंगे। और ये अगर ऐसा आता है कि 2 गुना है, आपके प्रश्न दोगुना वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 अधिक नहीं आएगा, दोगुना वाला आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मान लेंगे, नोटबुक की कीमत को मानेंगे x रुपये और कलम की कीमत को मानेंगे y रुपये। तो जो आपकी नोटबुक है, नोटबुक इसकी कीमत, जो आपकी कलम की कीमत है, कलम की कीमत उससे 2 गुनी है, तो 2 गुनी की कीमत है। तो नोटबुक की कितनी x है और कलम की कितनी y है, ठीक है, तो 2 × y हो जाएगा। इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है तो इससे 2y को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x - 2y = 0। फाइनल आंसर आपके ये लिखना है। फिर आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0 होता है। यही आपको याद करना है। फिर आपके वही बिंदु, ये बिंदु कौन सी स्थान पे होगा, तो ये आपके x का मान 0, y का मान 0 तो x अक्ष पे होगा, y का मान 0 तो x अक्ष पे होगा, y का मान 0 तो x अक्ष पे होगा, और ये y का मान 0 तो x अक्ष पे होगा, और ये भी y का मान 0 तो x अक्ष पे होगा। तो ये सारे x अक्ष पे होंगे क्योंकि y का मान इसमें 0 है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा बिंदु याद कर लेना है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदुओं को y निर्देशांक का जो होता है वो 0 होता है। x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसमें y का मान 0 होगा, यानी कि कोटि इसकी क्या होगी, 0 होगी, याद रखें। और x अक्ष पे इसमें बिंदु होगा उसमें y का निर्देशांक 0 होगा, तो x उसको अपन क्या कहेंगे, x अक्ष का समीकरण कहेंगे। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण होता है आपके y = 0, ठीक है, याद कर लेना। इसी प्रकार से आपको y अक्ष का पूछे तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x = 0 हो जाएगा। ये y अक्ष का समीकरण है, x = 0। तो दोनों समीकरण याद कर लेना, x अक्ष में y = 0 होता है, और y अक्ष का समीकरण पूछे तो x = 0 कर देना है। ये दोनों समीकरण आपको अच्छे से याद कर लेनी। तो ये आपके आंसर आ जाएगा इसमें
फिर इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। y बराबर 3x प्लस 5, इसके हल कितने हल होंगे? तो इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? तो इसके अनेक हल होते हैं। याद रखें, एक रैखिक समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका आपको हल बताने की कौन सा इसका हल एक हल है, तो यहाँ पर x और y का मान लेके देखेंगे किसका मान 4 आ रहा है, वो अपना हल होगा। तो ये पहला रख के देखते हैं। 4 - 2 × 0 बराबर कितना आता है? 4 आता कि नहीं आता है? तो 4 - 2 को 0 से करो 0, और 4 में से 0 जाएगा तो 4। इसका मतलब अपना उत्तर केवल फर्स्ट वाला उत्तर ही रहेगा। बिंदु ये है आपके y बराबर a। इसका आपको एक सरल रेखा बतानी है कि किसके समांतर आएगी। तो y बराबर अगर a है, यानी y का कौन कौन मान दे रखा होगा, तो y बराबर अगर a है तो ये y का मान आपकी x अक्ष से समांतर जाएगी। कहाँ जाएगी? ये x अक्ष के समांतर चली जाएगी। और x बराबर a होता है जो y अक्ष के समांतर आती है। ax प्लस by प्लस c बराबर समीकरण के रूप को कहते हैं, तो इसको अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि इनकी जो घातें हैं वो एक एक हैं और दो चर x और y। x बराबर 0 है तो वो y अक्ष का समीकरण है, और y बराबर 0 है तो वो आपका x अक्ष का समीकरण होगा। ठीक है, दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपके y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर 0। तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु होगा जिसके दोनों ही माइनस में होंगे? तो ये दोनों माइनस में है। y अक्ष के समांतर रेखा होगी, तो अगर x बराबर a होगा उसको अपन y अक्ष के समांतर लिखेंगे। x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का जो समीकरण होगा, x अक्ष का जो समीकरण होगा वो y बराबर 0 होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मान होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। इसमें कितने चर हैं? तो इसमें आपके दो चर हैं। इसमें x की घात कितनी? तो इसमें x की घात आपकी 1 है। एक घात वाले को क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। इसमें x की अधिकतम घात कितनी? x की अधिकतम घात 2 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। x का मान ज्ञात करना, तो इस -4 को इधर लाएंगे, तो ये x - 4 बराबर 0 है, तो x बराबर आपके प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको? शून्य कहेंगे। एक घात है तो एक ही शून्य आएगा, दो घात वाले के दो शून्य आते हैं। 3x बराबर 24 है तो x का मान कितना आएगा? 24/3 बराबर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस 24 बराबर 0 है तो 24 इधर आएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे? x/3 बराबर 6 है, तो ये 3 इधर गुणा में चले जाएंगे, तो x का मान 6 18 हो जाएगा। फिर आपके इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, x का मान याद करना है, तो ये 3 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 2 × 3 और बटे में 7, तो ये 6/7 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 9। y बराबर 3x प्लस 5, इसके कितने हल संभव है? तो इसके अनेक हल संभव है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसके अनेक हल संभव होंगे। फिर आपके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, 100% लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपके 100% छपेगा। ठीक है, ये वाला, और आपके उत्तर इसमें 7 आएंगे, फिक्स आपके प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर k। x का मान कितना लिखना है? x बराबर 2 लिखना है और y बराबर 1 लिखना है। तो 2 × 2 प्लस 3 × 1 बराबर k का मान लिखा लेंगे। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। 3 एकम 3 होता है, बराबर k होगा। 4 और 3 7 बराबर k, तो k का मान आपके 7 आएगा। 100% ये क्वेश्चन आपके छपेगा, इसको इसी प्रकार से याद कर लेना। फिर आपके x अक्ष से समांतर रेखा खींचनी है तो आपके y बराबर a लिख लेना है, ये x अक्ष के समांतर होगी। अगला प्रश्न आपके, ये बिंदु मूल बिंदु से होके जाने वाला है, ये आपको नहीं याद करना है। नेक्स्ट है आपके x बराबर 2, ये x अक्ष से समांतर होगी, तो ये गलत है, ये y अक्ष से समांतर होगी। x बराबर 0, ये x अक्ष का समीकरण है, ये भी आपका गलत है, ये y अक्ष का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अपना पहला, बिंदु 3 जो है इस समीकरण की आलेख पर स्थित है, तो a का मान कितना होगा? तो इसमें अपन क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 3 और 4 जो x y का मान है वो लिख लेंगे। तो y का मान आपके 4 लिखना पड़ेगा और x का मान इसमें 3 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 × 4 बराबर a × 3, क्योंकि x का मान 3 है और प्लस में 7, 4 से कितना हो जाएगा? 12, और प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे। बराबर में कितना बचेगा? 3x, तो 7, 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो x बराबर कितना आएगा आपके? 5/3 आ जाएगा। तो x बराबर आपके 5/3 लिख लेंगे। ठीक है, ये x बराबर 5/3 हो जाएगा, या a बराबर आपके 5/3 आएगा। अगला प्रश्न आपकी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है या सीधा होता है। ठीक है, आलेख एक सरल रेखा होती है, ये एस पी सीधी रेखा होती है। ठीक है, एक सीधा सीधी लाइन आपको उसमें देखने को मिलती है। तो x बराबर a है तो ये y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा बनती है। x बराबर 0, तो ये आपके y अक्ष का समीकरण है, ये आपके किस अक्ष का है? y अक्ष का समीकरण हो जाएगा। एक संख्या तथा उसके दो गुने का योग 27 है, तो उसको संख्या के रूप में लिखना है, तो x प्लस इसमें 2x, x प्लस
2x बराबर आपके 27 आ जाएगा। तो उसमें अपन y लिखेंगे 2y। फिर आपकी पांचवी प्रश्नावली यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। तो इसमें एक तो आपको यूक्लिड का जो चीज़ें हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना, और इसमें एक इनका जो ग्रंथ है इनका नाम याद कर लेना। इनकी किताब का नाम क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। यूक्लिड की किताब का नाम है एलिमेंट, और इसमें कुछ बिंदु दे रखे उसको आपको याद करना है। पॉइंट क्या होता है? बिंदु, उसका कोई भाग नहीं होता है। रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है, रेखा की चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु कहलाते हैं, एक रेखा के सिरे जो होंगे उसको अपन बिंदु कहेंगे। एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती हैं। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल चौड़ाई और लंबाई होती है। पृष्ठ के जो किनारे होते हैं उसको हम रेखाएं कहते हैं। और समतल पृष्ठ ऐसा है जो कि स्वयं पर जो सीधा एक सपाट के साथ स्थित होता है। फिर इसके बाद में आपको कुछ यूक्लिड है उनकी जो अभिगृहित है उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये कुछ अभिगृहियाँ हैं। कितनी अभिगृहियाँ आपके? तो ये 7 अभिगृहियाँ हैं। कितनी है? 7 अभिगृहियाँ हैं, इनको याद कर लेना। इनका कोई इतना है नहीं इंपॉर्टेंट, आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट है इनकी अभिधारणा है। तो अभिधारणा एक क्या है? तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। 2 बिंदु दे रखे, एक बिंदु है, ये दूसरा अन्य बिंदु है। तो इन 2 बिंदुओं से केवल एक ही आपकी लाइन खींची जा सकती है। तो आपको याद कर लेना, 2 अलग अलग बिंदुओं से, भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय यूनिक लाइन ही खींची जा सकती है, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या 1 होती है। एक बिंदु से पूछा आपके, ये 2 बिंदु देखो P और Q, 2 बिंदु, तो इनसे एक ही रेखा जा रही है। लेकिन बिंदु आपसे P से कितने पूछे? तो P से कितनी रेखाएं जा सकती है? तो अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो एक बिंदु से आपकी अनंत रेखाएं जा सकती हैं, ठीक है। 2 बिंदु से आपकी एक ही रेखा गुजरेगी। ये आपके फिक्स पूछा जाएगा। आपके शांत रेखा को क्या कर सकते हैं? अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। 2 एक शांत रेखा है ये, जिसको आगे बढ़ा सकते हो दोनों तरफ, इसको रेखाखंड कहा जाता है। फिर आपके तीसरी अभिधारणा है कि किसी को केंद्र मानकर एक को त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, एक त्रिज्या का आपको वृत्त बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये चौथी वाली 100% पूछी जाएगी। यूक्लिड की चौथी अभिधारणा लिखिए तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेना, ठीक है। 100% आपके प्रश्न इसका छपेगा। फिर आपके कि एक सीधी रेखा 2 रेखाओं पर गिरे तो अंतःज कोण जो होंगे उनका जो योग इस प्रकार होता है कि वो 2 समकोण से कम हो तथा वे रेखाएं सीधी अनिश्चित हो तो उनका जो योग है वो 2 समकोण के बराबर हो जाता है। फिर आपकी ये वाला बिंदु याद कर देख लेना कि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित है, 3 बिंदु। तो बी अगर ए सी के बीच में स्थित है, तो ये ए बी प्लस बी सी करें तो ए सी के बराबर आएगा। तो इनको और इसको जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे, तो ये आपके ए सी के बराबर आएगा। मान लेते हैं ये 4 है, ये 3 है, तो ये टोटल कितना होगा? ये आपके 7 के बराबर आना चाहिए। तो बस ये आपको इसमें बताना है। पूछ लें कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आएगा? तो ए सी आएगा, ठीक है, ए और सी आएगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। वह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे यूँ पूछेंगे कि दिए हुए रेखाखंड से कौन सी त्रिभुज की रचना की जा सकती है, तो आपको समबाहु त्रिभुज का नाम लिख लेना है, कि रचना नहीं करनी, आपको केवल नाम उसका लिखना है। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं कितनी लाइनें जा सकती है, तो अनंत। फिर आपके 2 लाइनें होती हैं, एक तो समांतर रेखा और एक आपके प्रतिच्छेदी रेखा। तो समांतर रेखा क्या होती है देख लेते हैं। तो प्रत्येक रेखा L उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा होती है जो कि P से होकर जाती है और L के समांतर है। तो ये L और M दोनों आपस में समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये M और ये L है, तो M है उसको अपन L के समांतर लिखते हैं। समांतर होने का मतलब क्या है? 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे को काटे तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो 2 भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, ये आपको याद कर लेना है। इस पाठ के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। थेल्स का प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो ये पाइथागोरस था। कौन था? पाइथागोरस। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें हैं इनका आपको अनुपात याद कर लेना है, ठीक है। ईंटों का अनुपात क्या था? तो इनका जो अनुपात था वो आपके 4:2:1 था, ठीक है। पिरामिड एक ऐसी आकृति जो जिसका आधार नहीं होता है। तो पिरामिड तो ठोस आकृति होती है, ठीक है, लेकिन जिसका आधार नहीं होता तो ये आपके रेखा नहीं होगा, बाकी सब इसमें रहेंगे। नेक्स्ट आपके कि अपने यूक्लिड ने अपनी कृति एलिमेंट को कितने अध्याय में विभाजित किया, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? आपके 13 हो जाएगा। ये यूक्लिड कौन था? ये आपके मिस्र का निवासी था, मिस्रवासी था ये। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जो संपत्ति होती है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। याद कर लेना, वे वस्तुएं जो संपत्ति होती हैं एक दूसरे को कवर कर लेगी, वो आपके बराबर होगी। पूर्ण अपने भाग से, पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
एक वह जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन रेखा कहते हैं। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई तो उसको अपन समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल कहा जाता है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसको हम समतल कहते हैं। और जो चौड़ाई रहित लंबाई वाली रेखा होती है उसको अपन रेखा कहते हैं। रेखा के कितने सिरे होते हैं, तो रेखा के 2 सिरे होते हैं। पृष्ठों की परिसीमाएं किनारे कहलाते हैं। पृष्ठों की परिसीमाएं किनारे होते हैं। और एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। किस रूप में, अनिश्चित रूप में आगे बढ़ाई जा सकती हैं। फिर आपको जोड़ी से मिलान कर लेना है। 2 भिन्न प्रतिच्छेदी बिंदुएं एक ही रेखा के, इसको अपन छोड़ देते, पहले दूसरा देख लेते हैं। एक शांत रेखा को जो अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दिए हुए 2 बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। सभी समकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये चौथी अभिधारणा है। फिर आपके पृष्ठ के किनारे क्या होते हैं, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। 2 दिए हुए बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है, तो 2 दिए हुए बिंदु से आपकी एक अद्वितीय रेखा गुजर सकती है। एक ही रेखा उसमें होकर निकलेगी। 2 भिन्न भिन्न बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है, तो 2 भिन्न भिन्न बिंदु से 2 भिन्न बिंदुओं से में एक से अधिक बिंदु क्या है, कॉमन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग बिंदु तो वो एक से ज़्यादा बिंदु कॉमन नहीं होगा। तो ऐसा आपको इनको मिलान कर लेना बच्चों आपके। तो 2 प्रतिच्छेदी रेखा है वो एक रेखा के समांतर नहीं होगी। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी है तो वो समांतर नहीं होगी, समांतर है वो प्रतिच्छेदी नहीं होगी। फिर आपकी चौथा क्वेश्चन है, ये चारों अभिधारणाएं आपको लिखनी है। क्या क्या अभिधारणाएं थी वो, और ये 4, 2 और 1 आपको याद कर लेना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था, 4, 2, 1 था। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4, 2, 1 था। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये वाला कि ठोस की 3 विमाएं होती है। सही बात है, ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। पृष्ठ की 2 विमा होती हैं। पृष्ठ की 2 विमा होती हैं। रेखा की एक ही विमा होती है। ठीक है, बिंदु की कोई विमा नहीं होती है। आपके सही है, ये गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला सही है। और एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा गुजार सकते हैं। तो एक बिंदु से तो अपन आप मर्जी पड़े उतनी गुजार दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। लेकिन 2 बिंदु से नहीं गुजार सकते। 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजरती है। पी और क्यू 2 बिंदु हैं, तो इनको एक से अलावा ज़्यादा रेखा यहाँ से नहीं गुजर सकती हैं। तो 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं की संख्या असंख्य, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। एक बिंदु से एक ही रेखा गुजर सकती है, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। 2 वृत्त बराबर होते हैं अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये आपके संबंध आपके 100% पूछी जाएगी। 2 वृत्त अगर आपके बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, यानी कि सर्वांग समबाहु रहेंगे। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है ये, यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर जो होगा वो आपके एक्स वाई के बराबर होगा। तो बिल्कुल होगा ये कि ए बी का मान जो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो इसमें आपके ए बी ये एक्स वाई के बराबर होगा। जैसे ये ए बी और सी, ये ए और बी बाई है। ठीक है, और बी और सी भी बाई है। तो बताओ ए और सी का क्या रिश्ता है, ए और बी दोनों बाई है, बी और सी भी दोनों बाई है। तो बताओ ए और सी का क्या रिश्ता है, कमेंट करके बताओ ए का सी से क्या रिलेशन है। ठीक है, जल्दी बताओ, देखिए कमेंट कौन कौन करता है। ए और सी का आपको रिलेशन बताएं। ए और बी बाई है, बी और सी भी बाई है, तो आपको ये ए और सी का क्या रिलेशन है वो कमेंट करके बताना है। तो इसका उत्तर होगा आपके बाई। ठीक है, ये भी आपके बाई ही होगा। ए और बी बाई है और बी और सी बाई है, तो ए और सी भी बाई ही होगा। जैसे आपको बताता हूँ मैं ये वाली कि मान लो एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, तो ये दूसरी तीसरे के समांतर है, तो पहले भी तीसरे के समांतर होगी ऐसे। तो एल अगर एम के समांतर है और एम अगर एन के समांतर है, तो फिक्स है कि एल एन भी समांतर होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है ये, समांतर रेखा को परिभाषित कीजिए। तो 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसको अपन समांतर रेखा कहते हैं। रेखाखंड की परिभाषा, तो 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको अपन रेखाखंड कहते हैं। लंब रेखा किसे कहते हैं, तो एक रेखा दूसरे रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है, तो उसको अपन लंबवत रेखा कहते हैं। और वर्ग की त्रिज्या, तो वर्ग नहीं होता, ये वृत्त होता है। तो वृत्त की त्रिज्या, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं। अच्छा, आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है कमेंट करके बताना। देखिए, और एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। फिर जो प्रश्न आएगा आपके, वो आपके 13वां प्रश्न 100% आएगा। लिख लो इसको, छाप लो, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है ये। तो ये आपके एक तो ए सी बराबर बी डी दे रखा, तो सबसे पहले लिखोगे ए सी बराबर बी डी, ये जैसा दे रखा वैसा लिख लेंगे। और हमें ए बी बराबर सी डी ए सिद्ध करना है, तो पहले आप लिखोगे इसको, दिया गया है सिद्ध करना है। फिर जो दिया गया है उसको लिख के ए सी को और क्या लिख सकते हैं, तो ए सी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं। तो एक उदाहरण ऊपर आया था कि ए सी को अपन ए बी प्लस बी सी के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे अपन इसको ए सी को ए बी प्लस बी सी के रूप में।
ऐसे ही आप बी डी को क्या लिख सकते हैं, तो बी सी प्लस सी डी लिख लोगे। ठीक है, बी डी को क्या लिखोगे, बी डी को लिखोगे बी सी प्लस सी डी, तो बराबर में आएगा आपके बी सी प्लस सी डी। 3 लाइनों में उतराएंगे और नंबर पूरे मिलेंगे आपको। जब बी सी से बी सी कट जाएगा तो ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर आपका सी डी आएगा। तो ए बी बराबर सी डी यही आपको लाना था इसमें। तो यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं आपको याद करनी। उसमें से भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चौथी, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो चौथी ही पूछी जाती है। तो कोई भी आपको 2 लिखने की पूछे तो क्या लिखोगे कि एक बिंदु एक अन्य बिंदु से एक सीधी रेखा पर स्थित होता है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये याद कर लेना, किसी भी केंद्र का, किसी को केंद्र मानकर जो त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है और सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौथी वाली। फिर आपके कि 2 भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। 2 अलग अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली आपकी छठी प्रश्नावली, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण के लिए क्या करना है, आपको इसकी परिभाषा याद कर लें। एक तो रेखाखंड की, रेखाखंड क्या होता है, एक भाग होता है रेखा का जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। किरण क्या होती है, रेखाखंड का एक भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है। 2 अंत बिंदु तो आपके रेखाखंड हो जाएगा, एक ही अंत बिंदु तो आपका किरण हो जाएगा। तो किरण को अपन इससे ये आपको जो एक तीर का निशान से दर्शाते हैं और रेखाखंड को अपन केवल ऊपर एक बार खींच देते हैं। ठीक है, ये आपके रेखाखंड का, रेखा का निशान है, ये किरण का निशान है, ये आपके रेखाखंड का निशान है। इसकी लंबाई को अपन संकेत ए बी से लिखते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो उसको अपन संरेख बिंदु कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और जो एक ही रेखा पर नहीं होंगे वो असंरेख बिंदु कहेंगे। 2 किरणें एक ही बिंदु से शुरू होकर जो आकृति बनाते हैं उसको अपन कोण कहते हैं। कोण बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कोण बनाने वाले दोनों किरणों को भुजाएं कहते हैं और उनका उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। न्यून कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, इसको अपन न्यून कोण कहेंगे, चाहे 60 का हो 70 का हो। 90 डिग्री के कोण के माप को समकोण कहते हैं। रिजु कोण को सरल कोण कहते हैं और इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम हो उसको अपन प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, जैसे 270 डिग्री। तो 270 डिग्री जो है वो आपके प्रतिवर्ती कोण है। इसका मान 2 समकोण से ज़्यादा होता है और 4 समकोण से कम होता है। यदि 2 कोणों का योग समकोण के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी करते हैं और आपके उत्तर 90 आता है, तो ये आपके पूरक कोण कहलाते हैं। ये पूरक कोण हो जाएंगे। पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से एक को घटा देते हैं तो दूसरे का कोण आ जाएगा। जैसे एक मान लो 40 है, 40 का पूरक कोण कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। 90 में से 40 घटाओगे तो 50 बचेगा। 50 का पूरक कोण 40 हो जाएगा ऐसे। तो आपको 30 का पूरक कोण बताना है, 30 का पूरक कोण कितना होगा और उस पूरक कोण का मान बताएं जो अपने पूरक के बराबर है। उस कोण का मान बताइए जो अपने पूरक कोण के बराबर है। दूसरा है 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसको अपन समपूरक कोण कहते हैं। ए प्लस बी करने पर अगर आपके 180 डिग्री आ रहा है तो उसको अपन समपूरक कोण कहेंगे। अगर एक कोण मान के 140 है तो आपको कोण बी का मान कमेंट करके बताना है कि 140 का समपूरक कोण कितना होगा। अगला प्रश्न आपके आसन कोण क्या होता है, तो 2 कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो। वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो उसको अपन आसन कोण कहते हैं। तो ये वाले आसन कोण कहलाएंगे जो एक ही रेखा के दोनों ओर बनते हैं, उसको अपन आसन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण कैसे होंगे, आसन कोण होंगे। एक कॉमन लाइन है इनके और एक पॉइंट भी आपके कॉमन है। अगला प्रश्न है, यदि एक किरण रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाली लाइन देखो, इसको कैसे समझना है। ये एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर कोई किरण खड़ी है, ठीक है, एक रेखा किरण के ऊपर खड़ी है, तो इससे जो आसन कोण बनेगी इसको अपन आसन कोण करेंगे दोनों को। इनका योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। चाहे ये आपका x है, ये 2x और ये x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3x आएगा और 3x जो मान आएगा वो आपके 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 180/3 बराबर 60 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 60। तो अगर ये x बराबर 60 है तो बताओ ये 2x का मान कितना होगा। ठीक है, x बराबर 60 है तो ये 2x का मान कितना होगा कमेंट करके बताना है। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, अच्छा इनको 2 आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है और एक की उभयनिष्ठ रेखा कोण बनाती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, रेखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। ठीक है, इसको रेखिक कोण युग्म कहा जाता है। फिर आपके ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं परस्पर जो प्रतिच्छेद करें तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही तो इनके जो प्रतिच्छेदी कोण ये वाले ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, AOC और AO और C और BOD ये दोनों बराबर होंगे और इधर आपका AOD और BOC ये दोनों बराबर होंगे। फिर आपका नेक्स्ट तीसरी अभिगृहित क्या है, तो एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का मान जो बराबर होता है।
तो संगत कोण क्या होते हैं देख लेते हैं। ये दो समांतर रेखाएं, इसके एक तिर्यक रेखा तिरछी रेखा काटती है अलग अलग बिंदुओं को, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। संगत कोण जो एफ में बनते हैं उसको संगत कोण कहते हैं। एफ जैसी आकृति जो बनती है ये वाली एफ, तो ये वाला कोण जो होता है उसको संगत कोण कहा जाता है। अब एफ चाहे उल्टा बने सीधा बने उससे कोई मतलब नहीं। जैसे उल्टा एफ है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो ये 40 है तो ये वाला भी आपके 40 ही होगा ऐसे। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण अगर आपके युग्म में बराबर हैं तो वो दोनों रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, इसका उल्टा भी आपको याद कर लेना है। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण का जो योग होता है वो प्रत्येक युग्म में बराबर होता है। तो एकांतर कोण क्या होंगे, एकांतर कोण जो होंगे अल्टरनेट एंगल जिनमें जेड बनता है वो एकांतर कोण होते हैं। तो जेड देखो ये वाला कोण बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, फिर ये वाला कोण और आपके ये वाला कोण बराबर है। मान लो ये वाला कोण आपके 40 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 140 है तो ये वाला भी 140 हो जाएगा। फिर ये शीर्षाभिमुख कोण है देखो, तो ये 140 है तो ऊपर भी 140 होगा, ये 40 है तो सामने वाला भी 40 होगा। इस प्रकार से सारे कोण अपन ज्ञात करते हैं। फिर आपके कुछ बिंदु और इनको याद कर लेते हैं। एक तो ये वाला कि तिर्यक रेखा के जो समांतर रेखा के प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म जो होता है वो संपूरक होता है। दो लाइनें काट रही समांतर रेखाएं और एक तिरछी रेखा काट रही तो इसके अंदर के जो कोण बनेगी वो संपूरक होते हैं। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर आता है। ये मान लो 40 डिग्री तो वो वाला 140 हो जाएगा ऐसे, ये 30 है तो वो आपका 150 हो जाएगा। फिर आपके प्रश्न तो देख लेते हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती है वो परस्पर समांतर होती हैं। एक रेखा के समांतर खींचे जाओ सारे आपस में क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। लंबवत रेखा क्या होती है, एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री के कोण पे काटती है और लंबवत होती है। जैसे आपके वो एक्स अक्ष वाई अक्ष को काटती है 90 डिग्री के कोण पे। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री क्या कहेंगे, उसको संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, अधिक कोण का मान 90 से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है। न्यून कोण का मान 0 से 90 के बीच में होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है तो संपूरक होते हैं तो आपकी 180 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 270 आपका प्रतिवर्ती कोण है। पूर्ण कोण कितना होता है तो पूर्ण कोण आपके 360 डिग्री का बनेगा। एक पूरा एंगल जो है फुल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनता है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। कौन से कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, तो ये आपको याद कर लेना है। फिर रिजु कोण की माप कितनी होती है तो 180 डिग्री होती है। एक किरण सरल रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, संगत कोणों का युग्म बराबर है तो वह दोनों रेखाएं कैसे होगी आपके समांतर होगी। कैसे होगी वो समांतर होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अंदर के तीनों का 180 होगा और बाहर वाले का 360 होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है तो 60 डिग्री होता है। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख में क्या संबंध होगा तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वह दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट है जिनका कोण का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, इसको कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहा जाता है। और अगला प्रश्न फिर आपकी जोड़ी बनानी, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। तो एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं कैसी होगी आपके समांतर होगी। जिनका योग 180 डिग्री हो समपूरक हो जाएगा, योग 90 हो पूरक हो जाएगा। उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ अंत बिंदु ये आपके उभयनिष्ठ अंत बिंदु, एक मिनट इसको छोड़ते हैं भी दूसरा करते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की माप कैसी होती है, बराबर होती हैं। और उभयनिष्ठ अंत बिंदु उसको अपन शीर्ष कहते हैं। वह रेखा जिसका एक बिंदु अंत बिंदु हो तो उसको अपन किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको किरण कहा जाता है। इस प्रकार से आपको ये मिलान कर लेना है। सत्य असत्य बताना है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही कह रहा है ये वाला। प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है, यानी कि इसके बीच में होता है, बिल्कुल सही ये भी। ठीक है, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। दो समांतर रेखाएं एक ही तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद करें तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये भी असमांतर रेखा कह दिया, देखो ये असमांतर है तो फिर आपके एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे। जैसे ये वाला है, ये असमांतर है तो तिर्यक रेखा के ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा। एकांतर कोण बराबर कब होते हैं, जब दोनों लाइनें समांतर होती है, तो ये आपके जो जेड बनता है ये वाला बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके रिजु कोण का माप 360 डिग्री होता है, तो गलत हो गया ये। रिजु कोण का माप तो आपके 180 डिग्री होता है, इसको अपन सरल कोण कहते हैं। रिजु कोण को ही क्या कहते हैं, सरल कोण कहा जाता है। फिर बोर्ड का जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। कल का आज का जो पेपर आएगा आपके इसमें 100% ये छपेगा। कैसे हल करना है मैं आपको हल करके यहाँ पे बताता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि ये त्रिभुज रेखा आकृति एक प्रकार की है, इसमें
पी क्यू आर, ये पी क्यू और आर ये वाला जो कोण है, ये कोण आपके पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण बराबर है, ये वाला कोण क्यू, ये आर वाला कोण बराबर है। तो आपको ये बाहर वाले कोण बराबर बताने हैं, तो आपको रेखीय कोण युग्म का सहायता लेते हुए इसको अपन बराबर बताएंगे। तो ये एक सरल रेखा है, क्या है, एक सरल रेखा है, एस आर एक सरल रेखा है, तो आपको लिखना है एस आर एक सरल रेखा है। ऐसा कैसे आपको लिखना है, मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही, एस आर एक सरल रेखा है। सरल रेखा है तो इससे क्या होगा कि इनके ऊपर जो कोण बनेंगे उनका रेखीय कोण युग्म आपके लिख लेना है। ये कोण और ये कोण दोनों 180 के बराबर आएंगे जोड़ करेंगे तो कोण लिखेंगे अपन पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस आपके कोण क्या हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन दोनों की जोड़ कितनी आएगी 180 के बराबर आएगी। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार अब दूसरी बात कर लेते हैं क्यू और टी की। एक लाइन है, ये सीधी लाइन है, क्यू और टी एक सीधी लाइन है, बीच में बिंदु छोड़ना, आपको बीच का बिंदु नहीं लेना है। तो ये क्यू टी एक आपकी क्या है, क्यू टी एक सरल रेखा है, क्यू टी एक सरल रेखा है। सरल रेखा तो होगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो सरल रेखा होने से अपन रेखीय कोण युग्म बना सकते हैं। तो ये वाला जो कोण होगा पी आर और क्यू, तो कोण पी आर और क्यू जो है वो आपके और पी आर टी, तो ये लिखेंगे अपन कोण पी आर और टी, तो पी आर टी इन दोनों की जोड़ आपके 180 के बराबर आएगी। ये समीकरण नंबर 2 है। इधर 180 है समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी 180 है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे। बराबर है ये बराबर से इधर, तो इधर वाले भी बराबर होंगे। जैसे ये वाला x बराबर 4 है और y बराबर 4 है, तो क्या तुम कह सकते हो कि x बराबर 4 y बराबर 4, तो x और y भी बराबर होंगे। तो क्या x और y बराबर हैं, तो हाँ बिल्कुल है, दोनों का मान 4 4 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हैं, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का उत्तर 100 से आ रहा है, तो इन दोनों को बराबर लिख लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 से इनको बराबर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, और बराबर में क्या आएगा, कोण आएगा ये वाला पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब इसमें कॉमन कौन है दिया गया, क्या है, कोण क्यू पी एस जो है या पी क्यू एस है वो पी आर टी के बराबर है। ये पी क्यू एस जो है ये पी क्यू एस, एक मिनट, ये पी क्यू एस और ये वाला जो कोण है पी क्यू एस पी आर टी के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो बराबर है क्या, पी क्यू आर जो है आपके पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो इसको काट देंगे तो बचेगा क्या हमारा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ये आपको लिख लेना है, 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न ये आएगा। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, छठा सवाल। अब अपन इसका 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल क्या है अपने सामने, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 7वें सवाल में आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो x कहाँ पे, ये x है यहाँ पे है, ये यहाँ पे x है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये जो x का मान है वो y के मान के बराबर होगा, x का मान जो है वो y के मान के बराबर होगा। और देखो y और ये 130 बराबर ही आएंगे, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके 130 डिग्री, तो x का मान भी कितना आएगा आपके 130 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ये एकांतर कोण बन रहे हैं। या फिर ऐसा करो, ये सीधी रेखा बन रही है, तो ये 50 से इसको 180 में से घटा लो, ये कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। दोनों आप निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से इसका आंसर वही आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें y और z का अनुपात दे रखा है, तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर है तो ये सभी एकांतर कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके 3:7 दे रखा है y z, तो आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, x वाला। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये जो कोण है वो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और या फिर ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण है। तो ये पूरा z बन रहा है, ये वाला एक z बन रहा है, ये वाला। तो x जो है वो आपके z के बराबर है, तो जो x का मान आएगा वो z के मान के बराबर आएगा। तो z का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो y और z दे रखा है इससे अपन z का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला y ऊपर, तो ये इधर वाला भी y ही होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों आपके y हो जाएंगे। अब ये तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो कोण होते हैं अंतःकोण, इनके संपूरक होते हैं। तो कोण z प्लस कोण y को जोड़ेंगे या कोण y प्लस कोण z को जोड़ेंगे, तो ये इसका उत्तर आपके 180 डिग्री आएगा। y कितना दे रखा है आपके 3 दे रखा है, तो इसको अपन कुछ और मान लेते हैं, इसको अपन 3p मान लेते हैं, ये 3p प्लस 7p हो जाएगा, ठीक है। इसको p मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3p प्लस 7p।
बराबर में कितना 180 आएगा। एक्स क्यों नहीं लिया, तो एक्स देखो हमें ज्ञात करना है, बाकी फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे अभी, इसलिए मैंने एक्स नहीं लिया। 7 और 3 10 पी हो जाएगा, बराबर में 180 पी। तो पी बराबर कितना आएगा 180/10 बराबर 18 डिग्री आएगा। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x आपके z के बराबर आएगा। z कितना है, z आपके 7p के बराबर है। तो z बराबर क्या है 7p, तो आपके 7 × p का मान कितना है 18 है। तो 18 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56 हासिल के 56 हासिल के आपके 5 7 एकम 7 और 5 12। तो z का मान कितना आएगा, आपके z का मान 126 डिग्री। तो z बराबर अगर आपके 126 है तो आपके x बराबर भी 126 ही आएगा। कारण क्या है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर आपके 126 निकालना है। y का भी पूछे तो y का मान भी निकाल लेंगे। ये अगर 126 है तो दूसरा कितना आ जाएगा, ये 180 में से घटा लेंगे, या फिर आप इसमें 18 को यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, 18 3 54 हो जाएगा। 126 और 54 को जोड़ के देखना, दोनों का उत्तर आपके 180 जोड़ आ जाएगी इसकी। इसका मतलब ये दोनों आपके संपूरक कोण है। फिर आपके अगला सवाल है ये 90, 100% छपेगा ये वाला क्वेश्चन, 100% आपके आएगा। तो देख लेते कैसे इसको करेंगे। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, ऐसा दे रखा हमें ABCD के समांतर है, और ये APQ ये आपके 50 डिग्री है। ठीक है, और क्या दे रखा है PRT आपके 100 डिग्री, ये PRT 127 डिग्री है। तो आपको कोण x और y का मान ज्ञात करना है, एक तो ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, ये AB और C अगर ST एक समांतर हैं, ठीक है, ये ST ने CD है यहाँ पे, AB और CD यहाँ पे, ये CD है। ठीक है, AB और CD अगर समांतर हैं तो ये तिरछी लाइन इसको काट रही, देखो ये PQ तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के जो ये कोण बनेगा वो एकांतर कोण है, देखो। ठीक है, ये वाला 50 का ये वाला x बराबर ही होगा, तो कोण x का मान कितना आ जाएगा आपके 50 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण लिखोगे। क्या कारण है, एकांतर कोण लिख लेना। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला जो कोण है ये भी ज्ञात कर लेंगे। ये पूरा जो कोण है, ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण ये इस पूरे कोण के बराबर आएगा। तो ये पूरा कोण आपके दोनों की जोड़ के बराबर आएगा। ठीक है, कोण APR, ये आपके कोण APR बराबर क्या होगा आपके कोण PRT, कोण PRT। APR के दो कोण हैं। ठीक है, APR के दो कोण हैं, एक तो APQ है, एक तो आपके कोण AP और Q है, और दूसरा कोण क्या है PQR है। तो कोण PQR है, बराबर में आपके PRT का मान कितना है, PRT का मान 127 है। APQ कितना है, APQ आपके है 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री प्लस ये आपके y है, बराबर में 127 है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 50 को इधर ले आएंगे, तो 127 में से 50 को घटाएंगे, ये आपके 77 आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये आंसर निकाल लेना है। 127 में से 50 को घटा लेना, 77 इसका आंसर आएगा। फिर आपके ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें, ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपके आ जाए तो कर लेना इसको। ये आपके इस PRQ का मान ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए ये एक सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा से अपन ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। एक रेखिक कोण युग्म से 180 में से 110 को घटाएंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, कितना आएगा आपके 70 डिग्री। इसी प्रकार से 135 को घटा लेंगे 180 में से, तो ये सरल रेखा होने के कारण ये वाला कोण आ जाएगा। ये कितना आएगा, तो 135 में से घटा लो 135 को घटा लो 180 में से, तो आपके बच जाएगा ये 45 डिग्री। कितना बचेगा, ये 45 डिग्री। अब ये 70 है, ये 45 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, कोण आपके P, कोण Q, ठीक है, और कोण R, इनको जोड़ेंगे तो आपके कितना आएगा 180 आएगा। तो दो कोण तो दे रखे हमें, कोण P तो 45 आया और कोण Q कितना है 70 है। तो कोण R हमें ज्ञात करना, तो उसको जोड़ के 180 में से घटा लेंगे, तो कोण R बराबर कितना आएगा 180। इनकी जोड़ कितनी आ जाएगी, 7 और 4 11, तो इनकी 115 आ जाएगा। तो माइनस में 100 या 115 यहाँ पे प्लस में करेंगे, इधर लाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। ये आपके माइनस में आ गया 115, इसमें घटा लेना, इसका फाइनल आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, 180 में से 115 को घटा लेना। फिर आपके अगला ये क्वेश्चन है, इसको भी अपन कर लेते हैं। ये आपके ये वाला कोण ज्ञात करना है, DCE आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए अगर आपके पास में ये वाला कोण होगा तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये तीसरा कोण आ जाएगा। तो ये कोण कैसे ज्ञात करें, तो ये कह रहा है कि AB और ये DE समांतर हैं। तो दो रेखाएं अगर समांतर है और एक आड़ी लाइन इसको काटती हैं, तो ये जो इसके अंदर कोण बनता है ये वाले कोण, तो ये वाले कोण बराबर होते हैं। इसको अपन आड़ा, ये जो उल्टा जेड बन रहा है इसको एकांतर कोण कहते हैं। उल्टे जेड में एकांतर कोण बनता है। तो ये 35 है, तो ये वाला भी कितना होगा 35 ही होगा। तो कोण E बराबर कितना लिखेंगे, कोण A लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कारण क्या है, तो इसमें लिखेंगे अपन एकांतर कोण। ठीक है, आपको कारण भी बताना है वहाँ पे।
तो कोण ई कितना है आपके, कोण ए के बराबर है, तो कोण ए बराबर 35 है, तो कोण ई बराबर कितना आ जाएगा आपके 35 आ जाएगा। कोण ई बराबर 35 है, कोण डी बराबर आपके 53 है, तो कोण डी बराबर कितना है 53 है। आपको ज्ञात करना है कोण सी, तो कोण सी आपको ज्ञात करना है, तो तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेना, आपके तीसरा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके ये वाले हैं, ये आपके सभी कोण ज्ञात करने इसके 100% इसकी भी चांस है कि आपके ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो दो आपके रेखा है पी क्यू, ये पी क्यू है और दूसरे आपके आर एस है, एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसमें शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये ऊपर वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर आएगा। तो यहाँ पे दो मान दे रखा है, पी ओ आर अनुपात है आर ओ क्यू का, पी ओ आर ये वाला अनुपात दे रखा है, और एक दे रखा में आर ओ क्यू का, ये आर ओ क्यू ये वाला दे रखा है। तो इन दोनों का अनुपात दे रखा है, ये कितने दे रखा है, पी ओ आर ये 5 है, तो इसको हम 5x मान लेंगे, और ये कितना 7 है, तो इसको 7x मान लेंगे। ये एक सरल रेखा, देखो पी क्यू एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा की एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर कितना आएगा 180 आएगा। पी ओ आर कितना है 5x है, और पी ओ आर ओ क्यू कितना है 7x है, बराबर में 180 है। 7 5 12x हो जाएगा, बराबर में 180 है। x का मान ज्ञात करना, तो 180 में भाग दे देंगे 12 का, 12 का भाग कितने बार जाएगा, x बराबर 12 एक 12 और बचेंगे आपके 6 60, 12 पंजे 60, तो x का मान कितना है 15 डिग्री। तो ये आपके कितना आ जाएगा 5x है, तो 5 इंटू आपके ये पी ओ कोण पी ओ और आर ये कितना आएगा, ये आपके 5x है, तो इसको अपन कितना लिखेंगे 5 इंटू 15, 15 पंजे कितना होगा 75 होगा। इसी प्रकार से ये कितना आपके कोण आर ओ क्यू ये आपके 7x है, तो 7 इंटू 15, 15 साथ कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 15 साथ 105, तो 105 को और आप 75 को जोड़ के देख लेना, वापस आपके 180 मिल जाएंगे। इसी प्रकार से ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो ये आपके आर ओ क्यू के बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण ऊपर वाला बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मान आपके सेम ही आ जाएगा 105, और ये जो 5x है वही इधर आएगा, तो ये भी आपके 75 हो जाएगा। तो इधर भी 75 है और इधर भी 75 है, ऊपर आपके 105 है तो नीचे भी 105 ही आएगा। फिर आपके त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या होता है, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, उनके 3 शीर्ष होते हैं, और त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। सर्वांग समता क्या होती है कि एक ही त्रिज्या के 2 वृत्त हैं वो सर्वांग सम होते हैं, याद रखना, एक दूसरे को वो कवर कर लेंगे, तथा एक ही माप की 2 भुजाओं वाले वर्ग भी सर्वांग सम होते हैं। एक ही माप की 2 भुजा सेम भुजा वाले वर्ग जो होंगे वो सर्वांग सम होंगे, और सेम त्रिज्या वाले जो वृत्त होंगे वो भी सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की भुजा और कोण के समान है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। SAS नियम क्या होता है, तो आपके साइड एंगल साइड नियम होता है ये, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका जो बीच का कोण है वो दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है, तो उसको अपन SAS यानी कि साइड एंगल साइड कहेंगे। जैसे ये वाला, ये आपके प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपके, आइए इसको अपन देख लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A जो AD का समद्विभाजक है, जो कोण A जो है वो इस AD का समद्विभाजक है। AD को 2 बराबर भागों में, ये AD एक कोण A को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो ठीक है, ये बराबर भागों में बांटेगी तो इसके जो 2 कोण होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ये मान लो 40 का तो 20 हो जाएगा, ये 60 का तो 30 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि AB बराबर SC है, ये AB और ये SC दोनों बराबर है। तो आपको क्या करना है कि दो भुजाएं आपको बराबर दे रखी है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो CPCT नियम से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो CPCT नियम से इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो ये बता दे रखा है जिसको अपन लिख लेंगे, ABC और ACD में आपके दे रखा है कि BAD बराबर आपके BACF में दे रखा है सवाल में, ठीक है, ये ऐसा सवाल में दे रखा है कि BAD ये जो है वो CAD के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। फिर AD जो है वो आपके कॉमन है, दोनों में AD कॉमन है। और ADB ये कह रहे हैं कि इस AD भुजा जो है वो BC पे लंब है, तो AD जो है वो BC पे लंब है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपके कोण जो है ADB वो ADC के बराबर है, ये भी आपके 90 डिग्री का जो में दे रखा है सवाल में। तो त्रिभुज में देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है,
और ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, तो ये आपके साइड एंगल और साइड, तो कौन सा नियम हुआ आपके, सास नियम हुआ, साइड एंगल साइड नियम। तो इसमें आपके दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे तो फिर आपके सीपीसीटी नियम से उनके जो संगत भाग होंगे वो भी बराबर होंगे। तो ये वाली भुजा भी आपकी कैसी हो जाएगी, ए बी बराबर एस सी हो जाएगी। तो ए बी बराबर एस सी हमें सिद्ध करके ये बता देना है। दो भुजाएं बराबर हैं तो इसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला कि ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर आपके ओ बी है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। और ओ डी बराबर ओ सी है, ओ डी और ओ सी दोनों बराबर है। तो आपको दर्शाना है कि ए ओ डी ये वाला, ए ओ डी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा आपके बी ओ डी बी ओ सी ये दोनों आपस में एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दर्शाना है। ये दोनों त्रिभुजों में क्या दे रखा है, ओ ए बराबर ओ बी और ओ सी बराबर ओ डी। यहाँ पर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, कौन ए ओ डी और बी ओ सी, ए ओ डी ये रहा ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण हो जाएंगे बराबर। फिर इसके बाद में दोनों बराबर हैं तो दो भुजाएं और इसका बीच का कोण बराबर है, तो इसमें सास यानी कि साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। इस सर्वांग समता का नियम कौन सा है, साइड एंगल साइड है। तो दोनों अगर सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करके बताना है। फिर एक और बात आपको याद रखनी है कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर भुजाएं होती है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजा बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले जो भुजा बराबर है उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। फिर यह है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। और दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का समकोण का कर्ण और एक भुजा अगर बराबर है तो उसको अपन RHS नियम कहते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। कौन सा सर्वांग समता का कसौटी नहीं है, तो देखो साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल भी है, साइड 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 भी है, लेकिन साइड साइड एंगल नहीं होगा। तो दो बार एस कभी भी साथ नहीं आएगा आपके, और फिर दो बार ए भी साथ नहीं आएगा। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समान आकार और समान माप वाली आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, आकार और आपके माप दोनों बराबर हैं तो साइज और शेप दोनों बराबर है तो आपके सर्वांग सम होगी। क्या होगी, सर्वांग सम होगी। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो ये समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने वाली कोण भुजा होती है उसको अपन कर्ण कहते हैं, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहा जाता है। नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं, और जो 90 डिग्री का कोण बना रही खड़ी भुजा उसको लंब कहते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से कम होंगे, 60-60 के हैं तो तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक है, याद कर लेना, न्यून कोण होते हैं। फिर आपके अगला है समान त्रिज्या वाले दो वृत्त कैसे होते हैं, तो वो आपके सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिज्या अगर समान है वृत्तों की तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, जैसे एक ही माप की दो चूड़ियाँ, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होती हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। सर्वांग सम होने का मतलब एक दूसरे को कवर कर लेंगे, सर्वांग सम होंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु, तीनों बराबर है आपके समबाहु, तीनों अलग अलग है तो आपके विषमबाहु। समान भुजा वाले दो वर्ग समान नहीं होते तो गलत है, तो समान भुजा वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं, तो ये आपके गलत हो जाएगा। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते, बिल्कुल सही बात है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर आपका अगला है तीसरा तो हो गया, दो आकृतियाँ सर्वांग सम में अगर उनका आकार और माप एक ही है तो बिल्कुल सही बात है। अगर साइज और शेप दोनों सेम है तो आपके दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का निशान क्या होता है, तो सर्वांग सम में दो लाइनें बराबर का निशान खींचते हैं और उसके ऊपर इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तो वो सर्वांग सम होंगे। ये सही बात है, संगत कोण बराबर होने पे वो सर्वांग सम होंगे, लेकिन हमेशा नहीं होंगे। एक त्रिभुज मान लो छोटा है और एक त्रिभुज बड़ा है, ठीक है, ये वाला 60 का है, ये आपके 50 का, और ये वाला मान लो 40 का है। ये 60 का है, ये 50 का और ये 40 का है, तो कोण तो बराबर है लेकिन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है क्योंकि एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं। एक इससे भी और बड़ा बन सकता है, ठीक है, जिसका 60, 40 और 50 कोण हो, तो कोण बराबर होने पे वो जो सर्वांग सम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक
ठीक है। भुजाओं का माप बराबर है तो फिर आपके हो जाएगा। इसका मतलब वो ट्रिपल ए वाला जो नियम है वो सर्वांग समता का नियम नहीं होता है, याद कर लेना। ट्रिपल ए में आपकी सर्वांग समता नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है, कभी कभी हो सकती हैं। जब दोनों की भुजाएं भी बराबर आ जाए तो वो आपके आ सकती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, किसने कहा है ये? समद्विबाहु त्रिभुज के तो दो ही कोण बराबर होते हैं, तो ये आपके गलत हो जाएगा। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कर लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजाएं बराबर है तो आपको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। समान भुजा वाले दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक कोण कितने का होता है? कमेंट करके बताना। देखिए किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है तो इसमें आपका एक ही समकोण हो सकता है, एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकते हैं। समकोण बना भी देंगे तो फिर आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, खुली आकृति डिब्बा बन जाएगा। ये दोनों समकोण बना दिया लेकिन आकृति बंद नहीं है, तो आपकी भुजा जरूर 3 है लेकिन इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे, कोई भी इसको त्रिभुज नहीं कहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तो इसको त्रिभुज नहीं कहेगा, बाकी इसको डब्बा कह देगा। नेक्स्ट है आपके त्रिभुज में कम से कम कितने न्यूनकोण हो सकते हैं? तो कम से कम जो आपके एक न्यूनकोण हो सकता है, ठीक है। कम से कम एक न्यूनकोण, एक नहीं कम से कम आपके 2 न्यूनकोण होंगे, ठीक है। कम से कम 2 न्यूनकोण होंगे। मान लो 90 की भी बात करें तो उसके 2 ही न्यूनकोण होंगे, तो कम से कम आपके 2 न्यूनकोण हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यूनकोण। तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो 3 होती है। शीर्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 3 3 याद कर लेना। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है? तो 2 आकृतियाँ सर्वांग सम होगी अगर उनका आकार और आमाप बराबर है, उनकी शेप और साइज बराबर है, आकार व माप अगर बराबर है तो उसको हम सर्वांग सम आकृतियाँ कहेंगे। ये आपको नियम याद कर लेना, चारों नियम ये, ठीक है। तो ये चारों नियम आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपके एबीसी त्रिभुज में, आपके एबीसी त्रिभुज में ये कोण ए जो है वो आपके एडी के समद्विभाजक है और बीसी पर लंब है, तो आपको दर्शाना है कि ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज जो आपने ऊपर बताया था वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ लिया है वापस, तो ये आपको बता देना है। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो इसके तीनों कोण बराबर बता देंगे। ये एक्स है, ये भी एक्स और ये भी एक्स है, तो तीनों कोणों की जोड़ कितनी होगी? तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ आपके 180 डिग्री होती है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा? 180 आएगा। कोण ए कितना है? एक्स है, बी कितना है? एक्स है, सी कितना है? एक्स है, बराबर 180। तीनों को जोड़ करो तो कितना आएगा? 3x बराबर 180। एक्स का मान ज्ञात करना है तो 3 का भाग लगा दो। 180 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? आपके 60 बार जाएगा, तो कितना आएगा? कोण 60 डिग्री आया। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। फिर आपका ये वाला सिद्ध करना है। 100% प्रश्न आपके ये भी छपेगा, तो इसको भी आप याद कर लें। कैसे आपको करना है इसको? ये कह रहा है कि AC और AD बराबर है, ये AC और ये AD बराबर है, और ये कोण AB जो है, AB जो लाइन है वो A को समद्विभाजित कर रही है, तो ये वाली लाइन इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो इसके जो ये कोण है ये भी बराबर होंगे, ठीक है। ये वाले कोण आपस में बराबर है, तो ये भुजा बराबर है इसकी भुजा के, ये वाला कोण इस वाले भुजा के कोण के बराबर है, और बीच की जो भुजा है वो दोनों में कॉमन है। तो कौन सा नियम लगेगा इसमें? ये आपकी एंगल है, ये साइड है, ये आपके बीच में एंगल है और वापस आपके साइड है, तो आपके साइड एंगल साइड नियम से इन दोनों को आपको क्या करना है? सर्वांग सम बता देना है। 100% आपके प्रश्न ये छपेगा। फिर आता है आपके व्रत। तो व्रत क्या होता है? देखो ये अंतिम आपके चैप्टर रही है और उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। लगभग 1 घंटे और 30-35 मिनट का ये वीडियो बनेगा। जिस बच्चों ने यहाँ तक देख लिया तो उनके निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और यही इसी में से आपका पूरा पेपर बनेगा। तो टेस्ट नहीं दिया तो आप टेस्ट जरूर दे देना, और जिन बच्चों ने टेस्ट दिया कमेंट करके बताना टेस्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि उस टेस्ट में से आपके अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टेस्ट दे देना, और ऐप के ऊपर आप जो अपनी टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आज और कल इसका जो रेट है आपको आपने कहा कि 49 रखी, तो मैंने 49 रखी है। बाकी इसके बाद में फिर इसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। जो खरीदना चाहते हो वो अभी खरीद लें, बाकी फिर इसके 999 हो जाएंगे और वो फिर आपके वार्षिक परीक्षा तक चलेगी। तो वार्षिक परीक्षा की जिनको तैयारी करनी है, 100 में से 100 नंबर जिसका सपना है वो ऐप से इसको डाउनलोड कर लें, उसको अच्छे से समझ लें। वहाँ पर PDF के रूप में ये सारी चीज़ें आपको उसमें उपलब्ध मिलेगी। नेक्स्ट है आपके कि व्रत क्या होता है? तो व्रत एक आकृति होती है, ठीक है। तो एक तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो तल से स्थित बिंदु पर एक नियत स्थिर बिंदु दूरी पर है जो स्थित होता है, उसको व्रत कहते हैं। स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। क्या होता है व्रत? तो व्रत एक नियत स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदु का समूह होता है। उस स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहेंगे और नियत दूरी को व्रत की त्रिज्या कहेंगे। व्रत जिस भाग में होता है उसको 3 भागों में विभाजित करता है। व्रत जिस तल में होता है उसको 3 भागों में बांटता है। ये लाइन आपको याद कर लेनी है
कि वृत्त जिस तल में होगा उसको 3 भागों में बांटेगा। ये अंदर वाला भाग अभ्यंतर, बाहर वाला भाग बहिर्भाग, और वृत्त के ऊपर होगा वो वृत्त हो जाएगा। तो 3 भाग में वो बांटता है। फिर आपके वृत्त तथा इसका अभ्यंतर आकार वृत्तीय क्षेत्र बनाता है। 2 बिंदुओं के बीच का जो वृत्त का जो भाग होता है उसको चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ये 2 बिंदु हैं, ये ए और पी और क्यू, इसको अपन चाप कहेंगे। तो ये चाप कहलाता है। तथा दी गई आकृति में पी और क्यू के बीच की जो भाग है उसको अपन चाप कहेंगे। एक चाप छोटा है और दूसरा चाप बड़ा है। बड़ा जो चाप होता है वो दीर्घ चाप कहलाता है और छोटे चाप को लघु चाप कहते हैं। याद कर लेना, बड़ा चाप दीर्घ चाप होता है और छोटा चाप लघु चाप होता है। अगर पी और क्यू ये धीरे धीरे आके ये बीच में आ जाते हैं, व्यास हो जाते हैं, तो ये फिर आपके अर्धवृत्त बनता है। अर्धवृत्त में कोण कितने का बनता है? समकोण बनता है। आधे वृत्त में कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनता है। याद कर लेना, प्रत्येक अगर ये चाप के सिरे व्यास के सिरे हो जाते हैं, दोनों चाप के सिरे व्यास के सिरे हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। व्यास जो होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है वो परिधि कहलाती है। एक चक्कर लगा लेंगे इस वृत्त की तो वो इसकी परिधि कहलाएगी। जीवा क्या होती है? तो वृत्त के ऊपर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड जीवा कहलाता है। ये आपके पी क्यू जीवा है और ये वाला मुड़ा हुआ भाग वो आपके चाप है। जीवा तथा उसके प्रत्येक चाप के जो मध्य क्षेत्र होता है उसको वृत्तीय क्षेत्र कहा जाता है, या फिर उसको वृत्तखंड कहते हैं। तो जीवा और उसके जो बीच का क्षेत्र है इसको अपन वृत्तखंड कहेंगे। नेक्स्ट है आपके एक केंद्र के एक चाप के सिरों पर मिलाने वाली त्रिज्या और उसके चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड भी देख लेते हैं। ये तो आपके त्रिज्यखंड है और ये आपका वृत्तखंड है। ये बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। तो इसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जब लघु वृत्तखंड की तरह जो लघु त्रिज्यखंड भी दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु चाप और दीर्घ चाप बनाते हैं। ठीक है, तो छोटा चाप होगा तो आपका छोटा बनेगा वृत्त, और बड़ा चाप होगा तो बड़ा वृत्तखंड बनेगा। प्रत्येक जो अर्धवृत्त होता है, ठीक है, जब दोनों चाप बराबर हो जाएं तो प्रत्येक अर्धवृत्त हो जाएंगे। यानी कि चाप अगर बराबर हो जाते हैं तो आधे आधे वृत्त हो जाएंगे। आधे वृत्त में कितने का कोण बनता है? तो आधे वृत्त में समकोण बनता है। दोनों वृत्तखंड और त्रिज्यखंड समान हो जाते हैं तो प्रत्येक को अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर आपको याद कर लेना है, जीवा द्वारा केंद्र पर एक बिंदु पर अंतरित कोण, ये जीवा है। तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो शेष भाग पर अंतरित कोण का जो डबल होता है। यानी कि यहाँ का जो कोण है वो बाकी के भाग का आधा हो जाएगा। तो यहाँ का मान लो 110 डिग्री है तो ये 55 हो जाएगा। ये मान लो 100 डिग्री है तो ये वाला आपके कितना होगा? 50 डिग्री हो जाएगा। और इसका डबल होता है केंद्र पे, शेष भाग पे आधा होता है और केंद्र पे शेष का डबल होता है। नेक्स्ट है फिर आपके ये वाला सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाएं बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ए ओ बी बराबर आपको सी ओ डी, ये वाला कोण सिद्ध करना है कि ये बराबर कोण बनाती है। हमें ये दे रखा है कि ये वाली जो लाइन है वो बराबर है। ठीक है, तो ए बी और सी डी लाइन बराबर है। और हम ये जानते हैं कि ओ ए और ओ बी क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए और ओ सी इसकी क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार से ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और ए सी और ए बी और सी डी तो हमें दे ही रखा है। तो ट्रिपल एस नियम से साइड साइड और साइड नियम से आपके सर्वांग सम होंगे। 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके सीपीसीटी नियम से इसके संगत भाग भी बराबर होंगे तो संगत कोण भी इसके बराबर आ जाएंगे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। याद कर लेना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर कुछ समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको अपन वापस उसी हिसाब से इसको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज है ए ओ बी और ओ एम इसमें आपके लंबवत हैं। ओ एम ए बी पे लंबवत हैं तो त्रिभुज ओ ए एम, 2 त्रिभुज बन रहे ओ ए एम और दूसरा आपके ओ बी एम, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है। तो इसमें देखो ये तो कॉमन है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ पे लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये आपके दोनों भाग जो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए एम और बी एम बराबर है क्योंकि ये जो मध्य भाग में समद्विभाजित कर रहा है। तो ये आपको बता देना कि ये तीनों कोण बराबर है। तो ए ओ एम और ओ एम बी ये ट्रिपल एस नियम से क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम होंगे। तो ओ एम ए बराबर ओ एम बी हो जाएगा जो कितना आएगा? आपके 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री है इसका मतलब क्या है? ओ एम ए बी पे लंब है। आपसे प्रश्न पूछे कि 3 असंरेखी बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं? तो 3 असंरेखी बिंदु से केवल एक ही वृत्त जा सकता है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर जीवाएं जो होती है वो लंबाई में बराबर होती हैं। मान लो 2 जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पे हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई यहाँ क्या होगी? बराबर हो जाएगी। जो जीवा वृत्त के केंद्र के पास में होती है वो लंबी होती हैं और जो जीवा केंद्र से दूर होती है वो छोटी होती हैं। ये भी आपको याद कर लेना है। बराबर जीवाएं तो वृत्त के केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं।
वृत्त की जो बराबर जीवाएँ वो वृत्त से समान दूरी पे होती हैं और एक बिंदु एक ही रेखा पर लंब होती है। एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई उस बिंदु की दूरी कहलाती है। फिर आपके 3 असंरेखी बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं? तो एक वृत्त जा सकता है। आधे वृत्त में बना कोण कितना होता है? तो आधे वृत्त में बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। ये क्वेश्चन आपने टेस्ट में दिया होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने टेस्ट में दिया होगा और वहाँ पे भी इसमें आपने आंसर देखा होगा। इसके जो कोण होते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज के संपूरक कोण सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शेष वृत्त के ऊपर स्थित हो उसको अपन चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके आमने सामने जो कोण होंगे उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी वृत्त के किसी केंद्र के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है, समद्विभाजित करेगा इसको। फिर आपके वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? व्यास होती है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वे आपके सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे वो? सर्वांग सम होंगे। वृत्त की परिधि की वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाले जो सीधा रेखाखंड होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है। वृत्त जिस तल में होता है उसको कितने भागों में बांटता है? तो 3 भागों में बांटता है। 2 सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या संबंध है? तो उसकी त्रिज्याएं वो समान होगी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। मिलान करना आपको। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आता है। वर्ग में होता है तो प्रत्येक कोण आपके वर्ग जो होता है वो चक्रीय समचतुर्भुज होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। जीवा का लंब अर्धक जो होता है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, बराबर होते हैं। और वृत्त की 2 त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। जीवा का जो लंब अर्धक होता है वो केंद्र से होके जाता है। फिर आपके वृत्त के केंद्र पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। जीवा के 3 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होगा, ये गलत है, न्यून आपके लघु चाप होगा ये। दीर्घ वृत्त के आंतरिक कोण का जो कोण है वो आंतरिक कोण न्यून कोण होता है, ये भी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान कोण अंतरित करती है, ये भी आपके सही है। सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी जीवा तो व्यास होती हैं। वृत्त की परिभाषा लिख लेनी। सर्वांग समता की स्थिति क्या है? 2 वृत्तों की, तो ये आपके 2 वृत्त सर्वांग सम होंगे अगर उनकी जो त्रिज्याएं वो बराबर होंगी। R1 बराबर R2 आएगा। 2 वृत्त अगर बराबर है त्रिज्या के तो सर्वांग सम होंगे। किसी चक्रीय चतुर्भुज में आपके 4 कोण दे रखे, 3 कोण दे रखे, चौथा कोण आपको ज्ञात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे ये में, उसके 4 बिंदु लगा लेंगे इस प्रकार से, ये ABCD, और इसमें आपकी ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कोण A कितना है? कोण 100 डिग्री है। कोण B आपका 50 डिग्री और कोण जो C है वो आपके 100, ये कोण C ज्ञात करना और ये D जो आपका 150 डिग्री है, 130 डिग्री। तो C कितना होगा ये पूछ रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। B और D से तो 180 हो जाएंगे ये। हमें ये देखना है A और C। कोण A और कोण C को जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो योग है वो 180 के बराबर आएगा। कोण A कितना 100 है तो कोण C कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 हो जाएगा। 180 में से 100 को घटाएंगे तो 80 आंसर आएगा। तो कोण C कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। फिर आपके सिद्ध करना है कि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर कोण अंतरित करते हैं, हमने बता दिया, ये आपको याद कर लेना है। सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब शिवा को लंब द्विभाजित करता है, तो ये भी आपको सिद्ध करना है। फिर आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर आती है 8वीं प्रश्नावली जिसका नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं। ABCD इसका नाम है ये। इसमें 4 तो भुजा होती है, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, याद कर लेना। तो चतुर्भुजों में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये आपको याद कर लेना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपके 360 डिग्री होता है। फिर अपन याद करेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसको अपन समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं इसको। और सम्मुख भुजाओं का युग्म अगर समांतर है, दोनों जोड़े, तो उसको अपन समांतर चतुर्भुज कहेंगे, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो तो यह समांतर चतुर्भुज आयत कहलाता है। और एक कोण समकोण होने का मतलब है कि उसके चारों ही कोण कैसे होंगे? समकोण हो जाएंगे, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो वह कौन सा हो जाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो वो फिर आपके क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर एक कोण का बराबर होने का मतलब, समकोण होने का मतलब क्या है? चारों ही कोण उसके समकोण होंगे। वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, इनमें से प्रत्येक जो समांतर चतुर्भुज होता है। एक वर्ग आयत होता है तथा एक आयत समांतर एक वर्ग आयत होता है और एक समांतर चतुर्भुज भी होता है।
एक समांतर चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज होता है। एक आयत जो होता है वो समचतुर्भुज नहीं होता है, याद रख लेना इसको। फिर आपकी ये कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, तो एंगल साइड एंगल नियम से इसको सिद्ध करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके ये कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं, ये आपको इस जो ट्रिपल एस नियम है इसके द्वारा इसको सिद्ध करके बताना है। नेक्स्ट है ये आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है, तो इसमें से चतुर्भुज कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो आपके त्रिभुज है वो चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक समचतुर्भुज हो सकता है, तो एक समचतुर्भुज वर्ग हो सकता, वर्ग नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो जो वर्ग होता है वो समचतुर्भुज हो सकता है। वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और होते हैं तो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत या फिर समकोण पर, किस पर, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वह क्या बन जाता है, वो आपके वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। अच्छा नहीं, वर्ग नहीं, वो आपका समचतुर्भुज बन जाएगा। चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो आपके समचतुर्भुज बन जाएगा, और एक कोण 90 का हो जाए तो फिर आपके वर्ग बन जाएगा। वो आपको सिद्ध करना है, सत्य सत्य बताना है कि, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी तो ये आपके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। ये क्वेश्चन और है आपके इंपॉर्टेंट, इसको अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 5, ये आपके अनुपात दे रखा है, इसके सभी कोण ज्ञात करने, तो ये मैंने करवाया हुआ है। इन तीनों को, चारों को जोड़ेंगे और इसके एक्स के साथ में इनको जोड़ेंगे, चारों कोणों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 360 होगी। तो लिखेंगे इसको अपन यहाँ पे 3x, ये इसको मान लेंगे, चारों कोणों की जोड़ 360 होगी, तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में कितना आएगा, आपके 360 आएगा। जोड़ करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 x बराबर कितना आएगा, 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके 360 बटे ये 30, 0 से 0 कटेगा, 3 का भाग 36 में 12 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, आपके 12 आएगा। प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 12 है, 12 तिया 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5x कितना होगा, 5 इंटू 12, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9x, तो 9 को गुणा करेंगे 12 से, 12 9 में 108, ये हो जाएगा आपके 108। और 13x क्या हो जाएगा, 13 इंटू 15, 13 इंटू 12 156 हो जाएगा। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो वापस 360 में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना है। एक ये वाला है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हुए आयत होता है, ये ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे। तो ये था आपके आज का वीडियो, जो मैंने मैराथन वीडियो के लिए कहा था, तो ये आपको मिल जाएगा, मिल गया आपको ये। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाना। अगर आपका सपना है 100 में से 100 नंबर लाने का, तो टेस्ट सीरीज अब जरूर ज्वाइन कर लें। अभी इसका जो आपने कहा उसके अनुसार मैं इसके जो प्राइस है वो 49 रखी है, और जो बच्चे टॉप 5 होंगे टेस्ट सीरीज में उनको ये 49 ये वापस से जो रिफंड कर दिया जाएगा, उनको फ्री में टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं खरीदी तो आप खरीद सकते हैं। चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना। आपके जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं, और ये जितने भी PDF है, मैं आपके इसकी जैसे हर विषय की आपके PDF है, हिंदी की, विज्ञान की, सामाजिक की, वो सारी PDF आपको टेस्ट सीरीज में फ्री मिलेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एंड्रॉइड ऐप पर टेस्ट जरूर देना, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो आपको आज के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आप सभी को 70 में से 70 की शुभकामनाएं। आप सभी के 70 में से 70 नंबर आए, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और आप सभी से उम्मीद रखता हूं ये कि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आपका जो पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। और मैंने और भी जो पेपर अपलोड कर रखे हैं, अगर आपके पास में समय है तो उनको देख लेना, आपके उन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछेंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।